अच्छा स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जिसको हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आप ये बात जहन में रखें कि अगर आपने ये पूरी लाइन ठीक लिखेंगे ना, तब 1 मार्क मिलेगा। ये दूसरी लाइन पूरी ठीक करेंगे तब 1 मार्क मिलेगा। अगर आपने इसमें एक भी मिस्टेक कर दी ना एक लाइन में, तो वो 0 हो जाएगा। दूसरी लाइन में एक मिस्टेक की, वो भी 0। तीसरी लाइन में एक भी मिस्टेक की, अगर आपने 4 मिस्टेक कर दी है हर लाइन में एक एक, तो आपके 0 मार्क लगेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रहिएगा। अच्छा बेटा, अब इसमें देखें, उसने कहा है कि कंप्लीट टेबल टू शो दी composition and identity of some atoms and ion boron। इसका न्यूक्लियॉन नंबर 10 है। मतलब न्यूक्लियॉन नंबर आप सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसका सम। एटॉमिक नंबर इज 5। आपको पता होना चाहिए बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ओवरऑल चार्ज। देखो ओवरऑल चार्ज 0 है। ओवरऑल चार्ज 0 है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। अच्छा, एटॉमिक नंबर 5 है ना, तो एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है भाई। तो एटॉमिक नंबर 5 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 होंगे। और क्योंकि चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे। और अब आपने न्यूट्रॉन बताने हैं बेटा, तो ये देखो बोरॉन को यहां लिखो। ये एटॉमिक नंबर है, ये आपका मैस नंबर है या न्यूक्लियॉन नंबर है। तो मैस नंबर से, ये जो मैस नंबर होता है, इससे एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो आपके पास न्यूट्रॉन नंबर आ जाता है। तो न्यूट्रॉन नंबर भी 5 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जरा जी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में आपके पास देखो, आपको ना एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक एटॉमिक टेबल में नंबर आप 10 के बजाय पीरियोडिक एटॉमिक टेबल में नंबर 10 के बजाय बेटा, 11 लिखा एटॉमिक हुआ है। नंबर आप पीरियोडिक टेबल से देखेंगे। एटॉमिक नंबर आपको पीरियोडिक टेबल से देखना है। ठीक है, तो आप जब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो नाइट्रोजन सिर्फ एटॉमिक नंबर, मैस नंबर नहीं। एटॉमिक नंबर क्योंकि हर एलिमेंट का फिक्स है। मैस नंबर तो डिफरेंट हो सकता है ना भाई, आइसोटोप की वजह से। तो एटॉमिक नंबर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर इज 7। जब एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन नंबर 7 होगा। अब आप जरा देखो कि आपके पास प्रोटॉन 7 और इलेक्ट्रॉन 10, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं? 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास जो ओवरऑल चार्ज आएगा वो -3 आएगा। अब यहां पर जो आप लोग गलती करते हैं वो सुन लें। गलती बेटा आप लोग ये करते हैं कि आप लोग पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मास लिख लेते हैं। भाई ऐसे मत कीजिए। मैंने आपसे कहा है कि न्यूक्लियॉन नंबर क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम। तो बेटा आप यहां पर देखें ना कि यहां पर आपके पास जो प्रोटॉन है वो 7 और न्यूट्रॉन 8, इनको सम करें तो 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15। तो ये बेटा आइसोटोप हो सकता है। आपने पीरियोडिक टेबल से मैस नंबर नहीं लिखना, बल्कि यही टेबल से आ जाए। नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा, लिख एटॉमिक नंबर लिखा है। याद रखिएगा कि जो एटॉमिक, बिस्मा बेटा माइक ऑफ कर दें, बिस्मा माइक ऑफ कर दो। अच्छा देखिए, नंबर होता है ना, ये हर एलिमेंट का अपना होता है, यूनिक होता है। किसी दो डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। तो 82 आप देखेंगे किसका है, एटॉमिक नंबर लेड, तो ये लेड आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसके बाद आपके पास एटॉमिक नंबर 82, प्रोटॉन नंबर 82। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स 80 हैं। इस दफा देर आर 2 मोर प्रोटॉन्स, दो ज्यादा प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन मीन पॉजिटिव चार्ज, तो +2 चार्ज आ जाएगा इधर। और और क्या करना चाहिए आपने, यहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर बताना है। तो ये देखो लेड लिखो ऐसे, नीचे है जी 82 और ऊपर इसका न्यूक्लियॉन नंबर है 208। तो आप 208 -82 कर दो, क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी से बताइएगा। 120। 126। 126, ये आपका 126। आंसर होगा बेटा। इसी तरीके से हम नीचे आ जाए। अच्छा, मैंने जब ये पेपर चेक किया था अपने स्कूल के बच्चों का, तो इसमें मोस्टली ये लास्ट लाइन बच्चों ने गलत की हुई थी। क्यों, जरा देखें। प्रोटॉन नंबर 3 है, फौरन आपको पीरियोडिक टेबल में देखना चाहिए भाई कि 3 प्रोटॉन नंबर किसका है। तो आपको समझ आएगी लिथियम, लिथियम का है। फिर आप देखो
कि भाई इस लिथियम के ऊपर ना 1+ चार्ज है। अच्छा, प्रोटॉन तो 3 है, +1 चार्ज का मतलब है लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। देखो ना, आइंस जब भी बनते हैं ना, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं ना। तो +1 का मतलब है लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रह जाएंगे भाई। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है तो एटॉमिक नंबर 3 होगा। अब न्यूक्लियन नंबर में आप लोग मिस्टेक करते हैं भाई, पीरियोडिक टेबल से मत देखिएगा। पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा न्यूक्लियन नंबर 6.9 या 7, आपने इस टेबल से देखना है। 3 न्यूट्रॉन है और 3 प्रोटॉन, इनको ऐड कर दे तो 6 आएगा बेटा, ठीक है। तो अगर आपने एक लाइन में एक मिस्टेक की तो आपका -1 हो जाएगा, दूसरी लाइन में एक मिस्टेक की -2, इसी तरह 4 मिस्टेक्स आप चारों लाइंस में करेंगे तो आपको 0 मार्क यहाँ पर मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 पर आ जाए। The fifth to eighth ionization energy of 3 elements in the third period of the periodic table are given. The symbol used for reference are not the actual symbol of the elements. अब बेटा देख लो, यहाँ पर ना आपको ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करना। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले दे देता हूँ। 7। बेटा ये एक बच्चे का माइक ऑफ ऑन है, बेटा ये माइक ऑफ कर दें। अच्छा बेटा, देखिए आपको मैं ये कॉन्सेप्ट दे दूं एक, फिर आप इस पर आ जाइएगा। देखो ये जो एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, सपोज ये एक शेल, ये एक एटम है आपके पास, ये आपके पास यदि मैग्नीशियम है, सपोज करते हैं दिस इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। अब आप अगर इस मैग्नीशियम के इस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे ना तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट एनर्जी की देनी होगी। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन को, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देनी होगी। मैं एज्यूम करता हूं चलें कि यहां पर जो आपने एनर्जी दी वो 1000 है। इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपने, वो सपोज करते हैं जी 1500 है। लेकिन जब आप ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, अगर आप बेटा इसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहती हैं, तो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन क्या इनर शेल में है या नहीं है? इनर शेल में है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, तीसरा शेल, ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड शेल में है, विच इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो भाई याद रखें इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल होगा और आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको बिग जंप मिलेगा। तो यहां पर जरा देखिएगा, बिग जंप आपने पहले देखना है। देखो, 5th to 8th ionization energy of 3 elements in the third period of the periodic table are given. The symbol used for reference are not the actual symbol of the element. एक सिंबल है x। अच्छा, उसने ना आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि इसमें बिग जंप नहीं आ रहा होगा। अगर इस x में से आप 5वां इलेक्ट्रॉन रिमूव करो ना बेटा, 5वां, तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी 7000। इस x में से अगर आप 6th इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी 8000। बेटा कोई बहुत बड़ा जंप है? बताओ, बड़ा जंप है ये? नहीं। नहीं। लेकिन अगर आप नो सर। 7th इलेक्ट्रॉन, बेटा अगर आप 7th इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो अब आपको कितनी यहाँ पर वो देनी पड़ेगी बेटा? 27,000। अब देखें, 27,000, 27,000 आप यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं। और यहाँ पर जो बिग जंप आ रहा है ना एक्स में, वो तो आ रहा है 6th और 7th में। अभी उसने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन चले मैं इसको ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि एक्स के अंदर ना, एक्स के अंदर जो बेटा पहले 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले 6 इलेक्ट्रॉन वो आसानी से निकल रहे हैं, लेकिन जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी मुश्किल से निकल रहा है। इसका मतलब पता है क्या होगा? कि जो पहले 6 इलेक्ट्रॉन है ना, वो सेम शेल में होंगे, और जो ये 7वां इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, वो इनर शेल में होगा। तो इससे क्या समझ आई? इससे समझ गया कि एलिमेंट एक्स के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इट मींस इट बिलोंग्स टू 6 ग्रुप। अब आप सेम लॉजिक अप्लाई करें। वो कह रहे स्टेट एंड एक्सप्लेन द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट वाई। एलिमेंट वाई में 5वां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी, 6th इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 9000, 7th इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 11,000, लेकिन 8th इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 33,000। दिस इज द बिग जंप। ये बिग जंप आ रहा है भाई।
तो बिग जंप को आप मार्क कर लें, और बिग जंप से पहले कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, काउंट करें जरा। 7। 7. 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो Y है ना, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे जो कि आसानी से निकल गए, लेकिन जो 8वां इलेक्ट्रॉन था वो इनर शेल में था, वो निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इट मींस इट बिलोंग्स टू ग्रुप 7। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 7, या आप 17 लिख दें जिसको हेलोजन बोलते हैं। और इसमें आप एक्सप्लेनेशन ये देंगे कि बिग जंप आ रहा है between the 7th and 8th ionization energy, big jump between 7th and 8th ionization energy. It means element Y has 7 electrons in its valence shell. अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों ने गलत किया होगा, आप लोग भी चेक कीजिएगा गलत किया होगा। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान है अभी Y की तरफ ना, अब वो एलिमेंट X की बात कर रहा है भाई, एलिमेंट X। जरा जल्दी से देख के बताएं, एलिमेंट X कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट X। 6 ग्रुप जी, 6। क्योंकि यहाँ पर बेटा 6 और 7 से बिग जंप आ रहा है। 2p4. जी शाबाश। अक्सर बच्चों ने 2p5 लिखा होगा, जरा चेक कीजिएगा और मुझे बताएं, अक्सर बच्चों ने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए p5 लिखा हुआ है या नहीं। और दूसरी बात देखिए, थर्ड पीरियड है भाई, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में आप इधर मूव करें और ऊपर से आप ग्रुप 6 को देखें, बताएं जी कौन सा एलिमेंट बनता है थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 6। Sulfur. कार्बन। कौन है, क्या हो गया भाई, कार्बन तो ग्रुप 4 में आता है, कार्बन सिलिकॉन तो इस तरह है। ग्रुप 6 में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपने। सल्फर है 16 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। बड़ा कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये गलत किया, जरा बताएं, किसी बच्चे का गलत है या सबका ठीक है? ये गलत होगा लाजमी, ये समझ लो आगे सर। बेटा 3p4 कैसे आया, ठीक है, क्योंकि आपने तीसरा पीरियड उसने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये देखिए, ये थर्ड पीरियड है और ग्रुप आपने यहां से निकाल लिया है। तो आप पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में जाएं, ग्रुप 6 में जाएं, तो आप देख लेंगे ये सल्फर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स शेयर कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज। कैल्शियम रिएक्ट इन कोल्ड वाटर मोर क्विकली देन मैग्नीशियम। आप सबको बेटा इसकी रीजन पता होगी कि मैग्नीशियम स्मॉल साइज का है, कैल्शियम बिगर साइज का। आपको पता है ना कि मेटल्स की जो नेचर है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। और जितने बिगर साइज का मेटल होगा ना, वो उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो कैल्शियम का साइज बिगर है, ये रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इसलिए ये कैल्शियम रेडिली कोल्ड वाटर से रिएक्शन भी कर रहा है। दिस occurs even though calcium atom have a greater nuclear charge. Explain why more energy is required to remove the outer electron in magnesium than in calcium. बेटा वो ये कह रहा है कि मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। हालांकि वो आर्गुमेंट ये दे रहा है कि मैग्नीशियम के पास तो 12 प्रोटॉन्स होते हैं, कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स तो कैल्शियम के ज्यादा हैं, लेकिन ऐसी क्या रीजन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज्यादा है। तो आप इसे बेटा क्या बताओगे कि मैग्नीशियम एटम जो है हैज स्मॉलर साइज, इट हैज टू शेल। इसके पास बेटा दो दो शेल होते हैं ना, जिसकी वजह से क्या होगा, लेस शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। पहले देखो, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कैल्शियम के साथ ना। कैल्शियम के पास 4 शेल होते हैं, मैग्नीशियम के पास 3 शेल है। तो इसका स्मॉल साइज है, ठीक है, स्मॉल साइज और लेस शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, सो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन देन कैल्शियम, ठीक है, stronger nuclear attraction on valence electron
सर हम जो साइज है उसके बजाय एटॉमिक रेडियस मेंशन कर सकते हैं। कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बेटा लिखना है एज कंपेयर टू कैल्शियम। यहाँ पर आप बेस्ट ये है कि लिखें कि मैग्नीशियम एटम हैज वन फ्यूर शेल देन कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम से कंपेयर हो रहा है ना, तो स्मॉलर साइज देन कैल्शियम लिखें। ये आपने लास्ट में लिखना है देन कैल्शियम, क्योंकि आप कैल्शियम से कंपेयर कर रहे हैं। देन कैल्शियम। बेस्ट ये है कि आप इसमें अगर शेल्स को मेंशन कर देना कि एक शेल कम है मैग्नीशियम का कैल्शियम के मुकाबले में, ठीक है। अब आप लिखेंगे, देखेंगे दो फैक्टर्स जो हैं, कौन से दो फैक्टर्स, कि एक तो मैग्नीशियम का स्मॉल साइज है, दूसरा कौन सा फैक्टर, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो ये दोनों फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू कैल्शियम, ठीक है, जिसकी वजह से। जी बेटा। सर ये दोनों लिखने के बाद अगर हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन ना लिखें फिर एक मार्क कटेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल लिखना है। देखो मेरी बात सुनो, आपको स्मॉलर साइज आपने बता दिया ना कि एटम का साइज स्मॉल है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम है। भाई इनका इफेक्ट क्या हो रहा है, अगर एटम का साइज छोटा है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है आप बताएंगे। इसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रॉन्गर हो रही है, ये आपने बताना है लाजमी। ओके सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। 0.001 मोल स्ट्रॉन्शियम। बेटा याद रखिएगा ये ग्रुप 2 के मेटल्स हैं सारे, ये देखे ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। अब स्ट्रॉन्शियम की बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्शियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ कोल्ड वाटर, when the reaction is complete a colorless solution is seen. Construct the equation for the reaction of strontium with cold water. फिर स्ट्रॉन्शियम का वाटर के साथ रिएक्शन, अक्सर बच्चों ने क्या किया हुआ है, मैं हैरान हो रहा था कि अक्सर बच्चों ने स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड बनाया हुआ है। भाई ये क्यों, आपको पता है कि मेटल वाटर से जब रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाओ। और अक्सर बच्चों ने बस फिर कुछ बच्चों ने मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ और नहीं बनाया। भाई मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी ना। ये देखो, ये मेटल क्या करता है, मेटल इस वाटर के ना एच को रिप्लेस करता है, एच को, ये 2 मोल्स वाटर की, एच को रिप्लेस करेगा स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और H2 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये बेटा आपकी इक्वेशन है, और इसके स्टेट सिंबल्स भी आपने डालने हैं। स्ट्रोंशियम मेटल, आप सबको पता है मेटल सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर लिक्विड। अब कुछ बच्चों ने स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड को सॉलिड लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको बेटा ये बात पता होनी चाहिए कि जो हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी है ना, वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो ये हाइड्रोक्साइड तो डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, बाज बच्चों ने सॉलिबिलिटी की जगह रिएक्टिविटी लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत होगा वो। जो आगे आगे क्वेश्चन आ रहा है ना, उसके लिहाज से बता रहा हूँ कि सॉलिबिलिटी अलहदा चीज है, रिएक्टिविटी अलहदा चीज है। तो ये सॉलिबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, तो लिहाजा आपको यहाँ पर एक्वस लिखना है, ठीक है। और हाइड्रोजन इज अ गैस, वाटर में डिसॉल्व तो नहीं होती ना, तो ये गैसियस फॉर्म में आप लिखोगे। नेक्स्ट सर देखो ऑक्साइड कब बनता है? सर बेटा, सर कुछ ऑक्साइड जो है, जी जी, सर कुछ जगहों पे मेरा भी वही क्वेश्चन था कि कुछ जगहों पे जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें ऑक्साइड बनता है, वो आप नहीं बता बनता, दें बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। सिर्फ कहाँ होते एक हैं। केस में मैं बताता हूँ, सिर्फ एक केस में ऑक्साइड बनेगा, जब आप मैग्नीशियम का रिएक्शन स्टीम के साथ करवाओगे, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और H2 बनेगा। ये याद कर लो, ये आपसे पूछेगा वो सेम, और यही पूछेगा बस, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं पूछ सकता। मैग्नीशियम जब स्टीम से रिएक्शन करता है ना, स्टीम, ये देखिए कोल्ड वाटर से हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन जब मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, अब देखें जी, 0.005 मोल ऑफ कैल्शियम एंड 0.005 मोल ऑफ स्ट्रोंशियम, दोनों की इक्वल अमाउंट है। आप इनको वाटर में डालेंगे, आपने इनको 2 बीकर्स में मिक्स किया है, और हर बीकर में वाटर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। एट द एंड ऑफ ईच रिएक्शन अ व्हाइट सॉलिड एंड अ कलरलेस सॉल्यूशन आर सीन इन बोथ बीकर। मतलब बेटा वो क्या कहना चाह रहा है, बेटा वो ये कहना चाह रहा है कि आपने ये जो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर लिया है ना, इसमें इतना कैल्शियम और स्ट्रोंशियम डालो, इतना कैल्शियम और स्ट्रोंशियम डालो कि कुछ कैल्शियम नीचे बैठना शुरू हो जाए, मतलब कैल्शियम एक्सेस में डाल दो, और इस तरह स्ट्रोंशियम भी एक्सेस में डालो कि सारे के सारे वाटर से रिएक्शन करने के बाद कुछ स्ट्रोंशियम नीचे एक्सेस में चला जाए। एट द एंड ऑफ ईच रिएक्शन अ व्हाइट सॉलिड एंड अ कलरलेस सॉल्यूशन आर सीन इन बोथ बीकर्स। प्रिडिक्ट
which element, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम, produces the more alkaline solution? अच्छा देखिए, इसके लिए बेस्ट ये है कि आप अगर ऊपर वाली इक्वेशन से हेल्प लें ना, कि आप स्ट्रोंशियम को जब वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है भाई, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से जब आप कैल्शियम को वाटर में डालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। बताओ ज्यादा सॉल्युबल कौन है भाई, ज्यादा सॉल्युबल इसमें स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, स्ट्रोंशियम स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल। तो आप यहां लिखेंगे स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड जो है is more soluble than कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा बेटा, जो ज्यादा सॉल्युबल होगा ना, देखो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है, आप जब इसको वाटर में डालोगे ना तो ये ज्यादा OH आयन देगा, और ज्यादा OH आयन का मतलब है, ज्यादा OH आयन का मतलब है कि ये मोर बेसिक हो गया है, इसकी pH ज्यादा होगी। तो अब स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो it will produce more hydroxide ion। अब अक्सर बच्चों ने ये नहीं लिखा होगा, आप चेक कर लें, अक्सर बच्चों ने ये बात नहीं लिखी होगी कि it will produce more hydroxide ion, है ना, सिर्फ ये लिख दिया होगा कि ये ज्यादा सॉल्युबल है। भाई ज्यादा सॉल्युबल है तो वो ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन भी तो बनाएगा ना, जब ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा तो फिर आप बताएंगे कि जो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है दैट इज द मोर बेसिक, देयरफॉर strontium hydroxide solution is more basic, strontium hydroxide solution is more basic। अब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्राइब वन ऑब्जर्वेशन व्हेन मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एडेड टू एक्सेस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये MgCO3 है, आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। बड़ा आप ये चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बोनेट के अंदर जब भी एसिड डालेंगे ना तो क्या होगा, कार्बोनेट में जब भी एसिड डालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जी बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फिजिंग या एफेर्विसेंस होगी। अब इसमें भी एक गलती आप लोग करते हैं, जरा सुनिएगा भाई, उसने आपसे पूछा है ऑब्जर्वेशन बताएं, आप लोगों ने यहां लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का बनना ऑब्जर्वेशन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म होगा ना उसकी वजह से बबल्स बनेंगे, इन बबल्स का बनना ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इन बबल्स का बनना ऑब्जर्वेशन है। या फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन ये भी लिख सकते हो कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट था ना सॉलिड, ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। बट बताओ मैग्नीशियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल होगा, यस, क्योंकि सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी आपको पता है डाउन द ग्रुप कम होती है ना, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, ये लीस्ट सॉल्युबल है। कौन, बेरियम सल्फेट। लाइम वाटर मिल्की लिख सकते हैं? नहीं बेटा, लाइम वाटर मिल्की क्यों लिखेंगे, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। अगर वो कहेगा जी कि व्हाट इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तब आप ये लिखोगे ना। यस सर। और लाइम वाटर तो सर होता है कैल्शियम सर हाइड्रोक्साइड। सर MgCO3 का कलर व्हाइट है ना, व्हाइट पाउडर। जी बेटा व्हाइट, बिल्कुल, ये जितने भी आपके ग्रुप 2 के सॉल्ट्स होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के, ठीक है। सर ये इसके ऊपर वाले पार्ट 3 के अंदर अगर हम मोर हाइड्रोक्साइड आयंस की जगह मोर अल्कलाइन सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या करें, अगर क्या करें, मोर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस की जगह मोर अल्कलाइन सॉल्यूशन ही सिर्फ मेंशन कर दें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है बेटा। सर ये पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर सॉल्युबिलिटी और उसकी क्या कहते हैं, वो जो आयनाइज हो जाती हैं वो सेम चीज होती है। जी देखें, ये जितने भी सॉल्ट्स हैं ना ये जब डिसॉल्व होते हैं तो ये आयोनाइज होते हैं। तो आप अगर सॉल्युबिलिटी का कह दें या मोर आयोनाइजेशन का कह दें, बिल्कुल सेम वर्ड है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा इस चीज से ना घबराया करें कि मार्क्स स्कीम में ये लिखा, बेटा आप एग्जैक्टली वो मार्क्स स्कीम वाली वर्डिंग तो नहीं लिख सकते ना। आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में वो थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर देता है, तो इसलिए मार्क्स स्कीम वाली वर्डिंग आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते। आपके माइंड में कुछ और वर्ड आ रहा होगा, आप सॉल्युबिलिटी लिख दें, आप ये लिख दें कि ये ज्यादा आयोनाइज होगा, दोनों ठीक है। कंप्लीट द टेबल 1.2 बाय प्लेसिंग a tick to show which of the compound have molecule with an overall dipole moment। बेटा डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स जो पोलर हैं। वैसे डाइपोल मोमेंट का मतलब ये होता है, पर इसका एक फॉर्मूला है जो आपके सिलेबस में तो नहीं है,
Q मल्टीप्लाई बाय R के दो एटम्स के ऊपर जो चार्जेस हैं वो Q से, और जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के दरमियान वो R है। तो जब आप चार्ज और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट पोलर मॉलिक्यूल्स का होता है। जो मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं ना, जिनके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, उनको आप पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, और पोलर मॉलिक्यूल के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, अब आपने बताना है कि किसका डायपोल मोमेंट है और किसका नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो पहली चीज बेटा ये चेक किया करो कि जो सेंट्रल एटम है क्या उसके पास लोन पेयर है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस साइड पर खींच रहे हैं। सपोज करते हैं ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को जो खींच रहे हैं ना, तो ये इसका डायपोल मोमेंट है प्लस 0.76, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं। लेकिन दूसरी साइड पर भी तो एक ऑक्सीजन है जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी -0.76। तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, डायपोल मोमेंट इसका 0 होगा। इसका डायपोल मोमेंट 0 है भाई, आपने तो बस टिक करना है जहां पर। ठीक है, अब SO2 पर आ जाए। एक शॉर्टकट ये है कि जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा ना, उसका डायपोल मोमेंट होगा, वो हमेशा पोलर होगा। देखिए, इसने जानकर SO2 को लीनियर लिखा है, हालांकि SO2 लीनियर नहीं होता। SO2 ऐसे होता है भाई, एक लोन पेयर होता है इसके पास। आप चेक कर सकते हैं ना, सल्फर हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो भाई, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो सल्फर हैज लोन पेयर। तो बेटा क्या इसमें डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हो रहे, क्योंकि ऑपोजिट इंटरेक्शन तो नहीं है ना, तो इसलिए इसका डायपोल मोमेंट होगा। अच्छा, इसका नहीं होगा कार्बन डाइसल्फाइड के। क्यों? कार्बन के पास लोन पेयर भी नहीं है, और ये दोनों जो एटम्स हैं ये क्या कर रहे हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, कैंसिल आउट, तो इसका डायपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप यहां देखो, यहां पर डायपोल मोमेंट होगा। आप कहेंगे क्यों भाई, कार्बन के पास तो लोन पेयर नहीं है। भाई सिर्फ लोन पेयर को नहीं देखना, देखिए बिल्कुल कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन मसला यहां पर यह आ रहा है कि जो आपका कार्बन है ना, उसके एक साइड पर ऑक्सीजन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। इसकी वैल्यू मैं एज्यूम कर देता हूं प्लस 0.76 है। लेकिन जो सल्फर है बेटा, वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है ना ऑक्सीजन के मुकाबले में, तो ये भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। तो इसकी जो वैल्यू होगी डायपोल मोमेंट की -0.56। अब ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट तो नहीं हो रही ना, तो इसलिए जब डिफरेंट एटम्स खींच रहे होंगे तो वो डायपोल्स कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो लिहाजा इसका भी डायपोल मोमेंट है। ठीक है, इसके 2 सर, मार्क्स आपको मिलेंगे। ये जी फर्स्ट बेटा, वाला दोबारा समझा दें। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा, यस डायपोल्स कैंसिल आउट हो रहे हैं ना। देखो इसमें एक ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है राइट साइड पर, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरा ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं या नहीं, पहले ये बताएं, क्या ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं? यस सर, इक्वल है, क्या ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है या नहीं है? ऑपोजिट है। तो दो इक्वल फोर्सेस मतलब जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, क्या फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगी? यस सर। तो सर इसलिए जिसके ऊपर आपका लोन पेयर होगा वो डाइपोल मोमेंट शो जिसके ऊपर करेगा। लोन पेयर होगा ना, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा ना, फिर आपको सराउंडिंग एटम देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी पर सर ये मॉलिक्यूल जो के सेंट्रल एटम, जी, लास्ट वाला कार्बन के ऊपर तो नॉन पेयर नहीं होता। लोन पेयर नहीं है ना, लेकिन उसके सराउंडिंग एटम सेम नहीं है। देखो ओके, दो चीजें हैं। सर पहली बात SO2 मैं ये बता रहा हूँ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बड़े एक मिनट पहले इस चीज को डिस्कस कर लेना। अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो वो 100% पोलर होगा। ये बात समझ आ गई? अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, वो मॉलिक्यूल 100% पोलर होगा, सराउंडिंग को देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं है, तो फिर आप थोड़ा देखेंगे क्या आया सराउंडिंग एटम भी सेम है या नहीं। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड में देखो ना, सराउंडिंग एटम सेम थे। तो फिर दो चीजें देखनी है, अगर लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, तो फिर सराउंडिंग एटम भी चेक कर लो, क्या सराउंडिंग एटम सेम है। अगर सेम होंगे तो फिर आपको वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। लेकिन यहां देखो आखिरी एग्जांपल में कार्बन के अराउंड जो सराउंडिंग एटम्स थे वो सेम नहीं थे, एक ऑक्सीजन था एक सल्फर था, तो इसलिए ये आपका पोलर होगा। अब जहां तक हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है बेटा, मैं जल्दी से बता दूं क्योंकि हमने ये पेपर सॉल्व करना है। उसका एक फॉर्मूला है
number of attached atoms plus number of lone pairs। इसमें अगर आपने इसका देखना है ना, इसका देखना है जी कार्बन का, कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो इस कार्बन के साथ अटैच एटम कितने हैं? 2 हैं। कार्बन के ऊपर लोन पेयर कितने हैं? 0। तो आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में इन्वॉल्व होंगे, एक s और एक p। तो दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। आगे अगर आगे इस तरह कोई क्वेश्चन आया बेटा तो आपको मैं लास्ट में इसमें फर्दर डिटेल भी करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। लेकिन कार्बन के लिए आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, सिर्फ कार्बन पर वो अप्लाई होगा। वो ये है कि अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और कार्बन मैंने एक का है, एक डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ 2 बना रहा था ना, अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, और इसी तरह अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है देन कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज। लेकिन बेटा बेस्ट ये है कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो ना, तो ये तमाम मॉलिक्यूल्स को बताएगा। जैसा कि मैं आपको NH3 की एग्जांपल दे देता हूं। चलें, नाइट्रोजन क्या, एक मिनट जरा ये देखें ना, आप बस फॉर्मूला देख लें बेटा, फॉर्मूला ज्यादा बेहतर है। अब इस अमोनिया में देखें ना कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो नाइट्रोजन के साथ 3 एटम अटैच है, तो नंबर ऑफ अटैच एटम्स 3। लोन पेयर नाइट्रोजन के पास 1 है, तो यहां पर 1, आंसर आएगा 4। ये जो आंसर आ रहा होता है ना, ये आपको बता रहा होता है कि कितने ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। और इसमें s तो आप लाजमी रखेंगे, एक s ऑर्बिटल, और फिर रिमेनिंग आपने टोटल 4 ऑर्बिटल पूरे करने हैं, तो p के 3 ऑर्बिटल्स। तो आप कहेंगे कि नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। इस तरह bf3 अगर होगा ना बेटा, bf3 इसमें बताना है आपने। तो आपको पता है बोरॉन के पास कोई लोन पेयर तो नहीं होता, ये तो तीसरे ग्रुप में है। तो नंबर ऑफ अटैच एटम बोरॉन के पास 3 है, 3 फ्लोरीन अटैच है, लोन पेयर 0 है। तो आंसर 3 आ रहा है, मतलब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व है, एक s होगा और 2 p होंगे। तो बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अच्छा जी, अब आ जाए इधर नेक्स्ट पार्ट पर। At 150 degree Celsius, 103 kilopascal, all compound listed in table 1.2 are gases. Under these conditions, 0.284 gram of one of the compound occupies the volume of 127 cubic centimeter. Use this information to calculate MR. But आपको समझ आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मैस और MR आपने बताना है। तो PV is equal to nRT। PV इज इक्वल टू n को ओपन कर लें, n यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो मैस डिवाइडेड बाय mr RT। आपने बेटा mr निकालना है, तो mr को आप अपना सब्जेक्ट बना लो। mr इज इक्वल टू mRT अवर PV। यहाँ पर कुछ यूनिट कन्वर्जन्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो बेटा आपका मैस होगा वो तो चले ग्राम्स में है, लेकिन जो टेम्परेचर होगा ना वो आपका केल्विन में होना चाहिए। तो ये 150 है ना, इसमें 273 ऐड करोगे। इसी तरह जो प्रेशर है ना बेटा आपके पास, प्रेशर आपका पास्कल्स में होना चाहिए। ये 103 किलो पास्कल्स है, तो ये हो जाएगा 103 टाइम्स 1000 पास्कल्स, ठीक है। और इसी तरह बेटा जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका क्यूबिक मीटर में होना चाहिए। ये 127 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो पता है क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 10⁻⁶ के साथ, तो आपके पास फिर वॉल्यूम आएगा क्यूबिक मीटर में, 127 टाइम्स 10⁻⁻⁶ क्यूबिक मीटर। अब बेटा वैल्यूज पुट करो और आंसर सिर्फ निकालना है आपने। mr इज इक्वल टू मैस कितना है जी, मैस आपके पास है 0.284 टाइम्स r की वैल्यू बेटा डाटा बुकलेट में गिवन होगी 8.31। टेम्परेचर कितना होगा बेटा, जरा इसको ऐड करोगे, 150 प्लस 273 423 423 डिवाइडेड बाय प्रेशर है 103,000। बेटा वॉल्यूम आपके पास आ रहा है 127⁻⁻⁶। आंसर कर दें बेटा। सर 76.32। 76.2 अब बेटा 76.3 जो आ रहा है, अब यहाँ पर MR निकाल लो, किसका आ रहा है जी? सर CS2 का। CS2
CS2। CS2 का आ रहा है, तो बस ये CS2 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। हेप्टेन इज सर एक सेकंड अनडिजायरेबल वापस जा सकते हैं? कंपोनेंट। कंपाउंड कौन सा था? जी बेटा CS2 बेटा, क्यों आपने चारों का MR निकालना है ना, चारों का MR निकालने देखेंगे 76.3 किसका आ रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 44 आता है, तो आपने वो कंपाउंड देखना होगा जिसका MR 76.3 आ रहा है। ओके। ये होगा बेटा कार्बन डाइसल्फाइड। अच्छा जी, यहां पर आए ठीक है सर। कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड कायरल। बहुत आसान है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अच्छा बेटा, कायरल कार्बन आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने मिस्टेक की होगी। देखिए बाद में लिखा है कि विच हैज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स नहीं भाई, 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो अ कार्बन which has 4 different groups। अच्छा, इसको अब ये भी कह सकते हैं कि which has no plane, या लेकिन बेस्ट ये है जो ज्यादा समझने में आपको आसान लग रहा है कि ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो। अच्छा, जब 4 होंगे ना तो वो मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिक हो। एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन मीन कि आप अगर उसको कहीं से भी कट करें तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ग्रुप से डिफरेंट है। इसलिए ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। जो कायरल कार्बन है ना बेटा, इसका दूसरा नाम है एसिमेट्रिक कार्बन, कि ऐसा कार्बन जिसको अगर आप कट करें तो वो 2 इक्वल सर पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि चारों ग्रुप जो डिफरेंट हुए। जी बेटा। सर वो पेपर में स्ट्रक्चरल नहीं ऑप्टिकल आइसोमर था। बेटा आगे आएगा ना भाई, ऑप्टिकल आइसोमर भी आएगा। अभी ये तो स्ट्रक्चरल है, ये ऑप्टिकल तो नहीं है ना, तो स्ट्रक्चरल लिखा हुआ बेटा सर आगे। एक मिनट एक मिनट, सर वो भी क्वेश्चन 3 है। सर दोनों जगह पे स्ट्रक्चरल हाँ था। यहाँ पे आएगा। चलो ठीक है, अगर ऑप्टिकल आएगा तो मैं उसकी बता दूंगा। ऑप्टिकल आइसोमर की जो डेफिनेशन है ना, नॉन सुपर इम्पोर्टेबल मिरर इमेजेस आइसोमर। ठीक है, लेकिन चलें अभी फिलहाल यहाँ पे आए। नेक्स्ट, गिव द स्ट्रक्चरल नेम। हाँ, ये बेटा मोस्टली बच्चों का गलत होगा, जरा ध्यान से देखिए। C7H16 है, आपने स्ट्रक्चर भी बनाना और उसका नाम भी बताना है, और ऐसे आइसोमर बनाने हैं जिसमें कायरल कार्बन हो। ठीक है, तो 7 कार्बन वाला देखें। पहले मैं आपको सिंपल स्केलेटन बना के दिखाता हूँ ना। 1 2 3 4 5 6 7 ये है बेटा आपके पास। अब आपने मतलब पहले 6 कार्बन की अगर हम बनाते हैं ना, 6 1 2 3 4 बेटा ये मैंने यहां से अलहदा कर दिया। बताओ इस कार्बन को, ये जो कार्बन मैं यहां से तोड़ रहा हूं, 7वां कार्बन, इसको मैं किस कार्बन पर लगाऊं तो ये कायरल बन जाएगा? 2 3 कार्बन 3 पर अगर बेटा लगाऊं, अगर मैं कार्बन 3 पर लगाता हूं, देखो ऐसे ऐसे देखिएगा, हाँ कार्बन 3 पर, यस तो क्या ये कायरल बन रहा है? यस देखो ना, यस सर। कार्बन 3 में देखो एक मिथाइल लगा हुआ है, इधर इथाइल लगा हुआ है, इधर प्रोपाइल लगा हुआ है, तो है ना ये, दिस इज कायरल कार्बन। इसका नाम क्या होगा? नाम देने के लिए बेटा वही तरीका है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसका नाम होगा मिथाइल। और इसको लिखने के लिए बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि उसने स्ट्रक्चर पूछा ना आपसे, तो आप बॉन्डिंग बीच में शो मत करें। अब ऐसे लिखो, देखो CH3, ये मैं 6 कार्बन लिख रहा हूँ, CH2 ये 5वां कार्बन है, 2। अब आगे जो ब्रांच आ रही है ना बेटा तीसरे कार्बन पर, उस ब्रांच को इस तरह ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, और फिर CH2 CH3। ये बेटा बेस्ट है, ऐसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं देंगे। अगर इस तरह लिखोगे ना, जो मैंने लिखा है, तो इसमें एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो समटाइम इसके मार्क्स काट लेता है। वो कहेगा जी मैंने आपको स्ट्रक्चर कहा था, आपने बॉन्ड क्यों शो किया इसमें? ठीक है, तो कायरल कार्बन के लिए आप इस तरह हल्का सा बेशक ऊपर स्टार बना देना, ताकि उसको पता चले कि कायरल कार्बन है।
अच्छा 3 मिथाइल हेक्सेन। बेटा दूसरा भी कोई इसमें, देखो ये तो आपने 6 लिखे ना, अब जरा 5 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5, और अब 2 कार्बन जो है ना उनको आपने ब्रांच बनाने। देखो अगर इस तरह करते एक और एक ब्रांच में इधर लगाता हूं, तो इस कार्बन के बारे में क्या ख्याल है? ये जो कार्बन है इसके एक साइड पर ये इथाइल लगा हुआ है, ऊपर H लगा हुआ है, नीचे मिथाइल लगा हुआ है, और इधर देखो ये आइसोप्रोपाइल बोलते हैं इसको। क्या सारे ग्रुप्स डिफरेंट हैं या नहीं है? डिफरेंट है, जी ठीक है, सारे ग्रुप्स डिफरेंट है। तो इसको नाम ऐसे देना है, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चाहिए ना, ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, उसको कहेंगे 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है जी, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। और इसको भी सर आप अगर स्केलेटल में कार्बन 2 लिखेंगे तो पे बेस्ट होगा। इथाइल लगाओ। हाँ शाबाश। सर कार्बन मेरे 2 पास पर बाज बच्चे इथाइल लगाते हैं, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट भाई। कार्बन 2 पर बाज बच्चे ना इस तरह इथाइल लगाते हैं, तो भाई वो ब्रांच नहीं होगी, अब ये मेंशन होगी। समझ आई? जल्दी जी से बताएं भाई ये बात। तो बाज बच्चे कार्बन नंबर 1 पर ब्रांच बना, 1 पर कैसे ब्रांच हो सकती है? कार्बन 1 पर ब्रांच बनाएंगे तो वो मेन चेन हो जाएगी ये। तो कार्बन 1 पर ब्रांच नहीं होती, पहली बात। कार्बन 2 पर कभी भी इथाइल नहीं हो सकता। अगर कार्बन 2 पर इथाइल है तो इसका मतलब है वो मेन चेन है, वो ब्रांच नहीं है। अच्छा सर बेटा अगर इसका आप कार्बन 2 पे स्ट्रक्चरल मिथाइल फॉर्मूला लगा दें, इसके बजाय और हम बना सकते हैं कायरल सर कार्बन 2 पे कार्बन्स। मिथाइल और नहीं बनेंगे बेटा, आप सर मेरे ड्रॉ पास करके देखिएगा। सर 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। चलो 1 मिनट 1 मिनट, उसको भी देख लेते हैं। मैं पहले सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बना लूं। CH3 CH2 CH, ये बेटा CH3 CH, जो ब्रांच है वो आपने इस पर डालना है, CH3 और CH3। अच्छा मुस्तफा आप क्या बता रहे हो जी? सर 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 मिनट, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन अभी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 कैसे बन सकता है? ये देखो सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पर भी सेम ग्रुप्स लगे होंगे, ये तो बिल्कुल नहीं बन सकता कायरल। ये कहाँ वो से बन रहा है भाई? अच्छा, राइट द इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ हेप्टेन। बेटा हेप्टेन की कंप्लीट कंबस्टन बतानी है आपने, C7H16 है, ठीक है। जो बच्चा बैलेंस नहीं करेगा ना इक्वेशन, उसके मार्क्स कटेंगे, बैलेंसिंग मस्ट है। तो 7CO2, जितने हाइड्रोजन होते हैं ना उसका हाफ वाटर बनता है, 16 हाइड्रोजन है तो 8H2O। सर अब ऑक्सीजन कितने हैं जी? 7 2 3, 1 मिनट सिर्फ, 14 ऑक्सीजन हो गए, और 8 इसमें ऑक्सीजन और भी हैं, तो 14 + 8 कितने हो गए भाई? 22 22। 22 तो ये तो 11 ऑक्सीजन हो गए। 22 जी बेटा, जी बेटा बोलो, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, सर सर से पूछे। इक्वेशन को बैलेंस कब करना होता है? 1 मार्क का क्वेश्चन होता है इसी में। हमेशा करना है, हमेशा करना है भाई, ये तो पूछने की बात नहीं है। हमेशा बैलेंस करो, एग्जामिनर आपको कभी भी नहीं कहेगा कि इसको बैलेंस करो। वो क्यों कहेगा भाई? ये तो अंडरस्टूड है, आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा राइट एंड इक्वेशन, ये जरा देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट इतनी अच्छी नहीं है। वो कह रहा है कि आप इनकम्प्लीट कंबस्टन लिखें हेप्टेन की, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड पोल्यूटेंट्स। देखो जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होती है ना, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या सॉलिड पोल्यूटेंट है या गैसियस पोल्यूटेंट है? गैशियस। गैसियस। अनबर्न्ड तो सॉलिड हाइड्रोकार्बन। पोल्यूटेंट कौन, नहीं सॉलिड पोल्यूटेंट कौन सा होगा कार्बन। ये बताइएगा? कार्बन। कार्बन होगा। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि अक्सर बच्चों ने बड़ा इस तरह लिखा था, जो मैंने पेपर चेक किया ना, कार्बन लिख दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख दिया, उसको बैलेंस भी किया सही, लेकिन तो ठीक नहीं कर रहा भाई। वो कह रहा है कि बस सॉलिड पोल्यूटेंट कहाँ है तो सारा सॉलिड पोल्यूटेंट लिखो। हालांकि यहाँ उसको फिर लिखना चाहिए था कि ओनली सॉलिड पोल्यूटेंट, अ प्रोडक्शन ऑफ ओनली सॉलिड पोल्यूटेंट। लेकिन आप बस इस तरह की वर्डिंग अब याद रखें कि जब वो ये कहे ना कि आपने सॉलिड पोल्यूटेंट लिखना है तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह को लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो मैं अब कार्बन बनाऊंगा, 7 कार्बन,
सात सात कार्बन सॉलिड फॉर्म में, और हाइड्रोजन जो है ये वाटर में जाएंगे। ये तो पोल्यूटेंट नहीं है ना बेटा, ये तो आप लिक्विड बना सकते हो। और इसको बैलेंस कर लोगे, 8O है तो ये 4 आ जाएगी। कितने बच्चों ने बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाया है भाई? तो सर मैंने बनाया है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने मैंने साथ सर लिखने देखो में जो क्या कार्बन मसला है? जी बेटा क्या कह रहे हैं? अगर हम साथ कार्बन मोनोऑक्साइड लिख भी देते हैं, वो बस उसमें वो उसके मार्क्स मैं से वही कह रहा काटेगा। हूँ बेटा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आप बनाएंगे, देखें उसने मार्क्स स्कीम में ना कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो बच्चा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिस बच्चे ने कार्बन बनाया है ना, कार्बन लिखा है, और अगर उसने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लिखा है और इक्विवेलेंट बैलेंस है तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन बेस्ट ये है कि आप आइंदा के बाद अगर स्टेटमेंट आपके सामने आए, सर तो अब कह हम रहा हूँ सिर्फ दोबारा सॉलिड कार्बन पोल्यूटेंट डाइऑक्साइड नहीं लिखें तो बनाएंगे ऑक्साइड ना इसके साथ? लिखें। बेटा अगर आपने इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ है ना, कार्बन भी बनाया है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाया है, वाटर भी बनाया है, और इक्वेशन बैलेंस है, तो उम्मीद है आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूँ कि उसने जब ऊपर लिखा ना कि प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड पोल्यूटेंट, तो इसकी मुराद यहाँ पर यह है कि आपने सिर्फ सॉलिड पोल्यूटेंट ही बनाना है, बस गैसियस पोल्यूटेंट नहीं बनाना, तो लिहाजा आप कार्बन मोनोऑक्साइड मत बनाओ, ठीक है? सर ये जो जी बेटा। कायरल होता है, कायरल कार्बन और कायरल कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि हमारे मॉक्स के अंदर एक एमसीक्यू था, उसमें पूछा हुआ था कि इसमें कायरल कंपाउंड कौन सा है, उसमें सारे कायरल का कायरल कंपाउंड वही होगा बेटा जिस, नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं, जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा वही कायरल कायरल कार्बन होना कायरल कंपाउंड होगा। जिसमें कायरल कार्बन है वो कायरल कंपाउंड है, बाकी तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है बेटा। जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन है वो आपका कायरल कंपाउंड है, सिंपल। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, बिल्कुल भी। अच्छा, सर इनकम्प्लीट जैसे कंबशन कैन ऑक्सीडेशन आल्सो ऑफ लीड टू, फॉस्फोरस, सर ऑक्सीडेशन जी ऑफ बेटा जी फॉस्फोरस में P4 लिखते हैं, तो यहाँ हम C4 क्यों नहीं लिखते? बेटा, फास्फोरस को जो फॉर्मूला है वो P4 है, कार्बन का फॉर्मूला तो C4 नहीं है। सल्फर का क्या फॉर्मूला है बेटा? S8। ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। ओजोन का क्या फॉर्मूला है? O3। तो हर एक के डिफरेंट फॉर्मूलाज है ना, तो कार्बन का यस। सिंबल बस S है। तो आपने कार्बन को सिर्फ C लिखना है, सल्फर का S8 है, ओके फास्फोरस का P4 है, तो हर मॉलिक्यूल का अपना एक फॉर्मूला है ना। अच्छा बेटा, अब देखिए, ओके इनकम्प्लीट कंबशन कैन आल्सो लीड टू एमिशन ऑफ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। बेटा ये मोस्टली बच्चों का गलत होगा। देखें, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, मतलब जो पेट्रोल बर्न हुए बगैर एटमॉस्फेयर में चला गया है, वो क्या करता है? इट कॉज द फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करेगा। या एक और बात सुनो बेटा, ये जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होता है ना, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ये पता है क्या करता है? ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, एंड इट कॉज द ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करता है। तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एब्जॉर्ब्स द IR इंफ्रारेड रेडिएशन एंड इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो जिस बच्चे ने फोटोकेमिकल स्मोक लिखा है वो भी ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग लिखा है जिस बच्चे ने वो भी ठीक होगा। या पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी असल में फोटोकेमिकल स्मोक ही बना रहा होता है, तो वो भी ठीक होगा। नेक्स्ट बेटा, मैं जल्दी से कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा है, ठीक है, मैंने इस पे इतना टाइम नहीं लगाना। अब ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जी। याद रखिएगा, जब भी यूवी लाइट का जिक्र आ जाए ना बेटा, जब भी यूवी लाइट का जिक्र आ जाए और अल्केन हो, तो समझ जाइए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्वेश्चन आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा। अच्छा, अब यहां पर देखें, आप लोगों ने ना इस डिस्क्राइब के वर्ड को थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट करके बाज बच्चों ने रिएक्शन लिखा ही नहीं, और वो सारा वर्डिंग में लिख रहे हैं जी कि यूवी लाइट आएगी, होमोलिटिक फिशन होगी और क्लोरीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। भाई, इक्वेशन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो आप जब इक्वेशंस लिखते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन हो जाती है ऑटोमेटिकली। आपको कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्टेप का नाम लिखो और पूरा मैकेनिज्म लिख दो जी। इनिशिएशन में क्या होता है कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो होमोलिटिकली ब्रेक डाउन होगा और आपके पास फ्री रेडिकल्स बनेंगे, बस।
दूसरा आप लिखो भाई प्रोपगेशन। प्रोपगेशन के 2 स्टेप होते हैं, याद रखना। क्या होगा पहला स्टेप कि जो C7H16 है ना बेटा, Cl डॉट के साथ रिएक्शन होगा, ये जो ऊपर से Cl डॉट, ये Cl डॉट क्या करेगा, यहां से एक H को निकाल लेगा भाई, तो HCl बनेगा। तो ये C7H15 साथ में HCl डॉट कार्बन पर डालिएगा भाई, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं, कार्बन पर डॉट आएगा। प्रोपगेशन के 2 स्टेप होते हैं, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये C7H15 डॉट ये अब क्लोरीन के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ, और यहां Cl2 का जो Cl है ना वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये C7H15Cl और ये Cl डॉट। आपको पता है प्रोपगेशन में क्या काम होता है, प्रोपगेशन के अंदर बेसिकली फ्री रेडिकल और नॉर्मल मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है। नॉर्मल मॉलिक्यूल जो है ना, जिस तरह C7H16 नॉर्मल मॉलिक्यूल था, नॉर्मल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में जाता है और फ्री रेडिकल आपका नॉर्मल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट स्टेप बेटा था टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में आपको पता है ये ऑपोजिट है इनिशिएशन का, इनिशिएशन का ऑपोजिट है टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन फास्टेस्ट स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि टर्मिनेशन में बोथ फ्री रेडिकल्स रिएक्ट। तो बेटा इसमें देखो, इस मैकेनिज्म में कौन कौन से फ्री रेडिकल्स हैं, एक आपको फ्री रेडिकल ये नजर आ रहा है, ये जो है ना C7H15 डॉट और Cl डॉट, ये आपस में रिएक्शन कर देंगे, तो C7H15 डॉट Cl डॉट, ये देखो रिएक्शन टर्मिनेट कर रहे हैं ना। और दूसरा ये होगा बेटा कि जो C7H15 डॉट है ना, ये एक तो नहीं होगा, इस तरह के बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स होंगे, तो ये C7H15 डॉट अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल, एक और फ्री रेडिकल C7H15 से रिएक्शन कर देगा, और ये C14H30 C14H30 बन जाएगा। अच्छा ये जो रिएक्शन है ना Cl डॉट ये ना लिखिए, इसके मार्क्स नहीं मिलता है बेटा, इसके हालांकि दिस इज टर्मिनेशन, लेकिन आपके CIs के अंदर इसके मार्क नहीं है, तो लिहाजा लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसने कभी भी मार्क्स स्कीम में ये रिएक्शन नहीं लिखा, तो बेटा इसके 5 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। आपने लाजमी हेडिंग देनी है और ये रिएक्शन लिखना है, वर्डिंग कोई भी नहीं लिखनी, कोई वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है भाई, मैकेनिज्म आप लिखेंगे तो वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। हाँ में दोनों रिएक्शंस लिखने जरूरी होते हैं जी बेटा। सर? प्रोपगेशन में हम लोग अगर सिर्फ एक रिएक्शन लिखें तो दूसरे का अगर ना लिखें तो वो नहीं, मार्क मार्क्स कटेंगे आपको। दोनों प्रोपगेशन तो 2 स्टेप में होता है भाई। देखो मेरी बात सुनो, प्रोपगेशन के अंदर तो आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को प्रूफ करते हैं। देखो ना, प्रोपगेशन के पहले स्टेप में क्या बन रहा है, HCl बन रहा है ना, और प्रोपगेशन के सेकंड स्टेप में आपका दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपको दोनों स्टेप लिखने हैं ताकि आप HCl भी बनाकर दिखाओ और ये भी बनाकर दिखाओ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब एक और चीज पर आते हैं, और उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट के लिए मैं जरा स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए। अच्छा मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ बेटा, 1 मिनट। जी बेटा, ये देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा। एक ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2022 का। अगर इसमें आप देखें तो सर उसने कहा वेरिएंट हुआ है पता आपसे कि बेटा ये मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, ये हमारा वाला वेरिएंट है, ठीक है, हमारा वेरिएंट है ये। उसमें उसने कहा हुआ है बॉन्डिंग बताएं ना, तो NaCl की बॉन्डिंग क्या होगी भाई, आयोनिक, और AlCl3 की क्या होगी। देखो उसने यहाँ पर अलाउड किया हुआ है, बच्चा आयोनिक लिखे वो भी ठीक है, कोवलेंट लिखे वो भी ठीक है, लेकिन जब मैंने आपको ये पेपर सॉल्व करवाया था तो मैंने कहा था आयोनिक की तरफ जाएं बेटा, आयोनिक की तरफ। उसकी रीजन फिर मैं अभी आगे बताता हूँ क्यों। ये कोवलेंट। अब जब वो स्ट्रक्चर की बात करेगा ना, स्ट्रक्चर से मुराद है कि आपका ये सिंपल स्ट्रक्चर है या जॉइंट है। देखो जितने आयोनिक होते हैं ना उनके जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसके लिए G। तो AlCl3 यहाँ पर अब उसने ऑप्शन नहीं दिया हुआ, AlCl3 हैज अ जॉइंट स्ट्रक्चर। तो ये बात बेटा याद रखो कि जो आपका एल्यूमिनियम का क्लोराइड है ना, AlCl3 है और एक है Al2Cl6, दोनों डिफरेंट है। जो आपका Al2Cl6 है ना, ये एक तो कोवलेंट है, इसको याद रखना है,
और ये सिंपल है, सिंपल कोवलेंट। AlCl3 में याद रखो ये आपका आयोनिक है और ये आपका जाइंट भी है, ठीक है, ये बात याद कर लो, ये डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्क स्कीम में भी वो ऐसे ही बता रहा है। ये देखो जरा बेटा, ये मार्क सर स्कीम। Al2Cl6 का जो स्टेट है वो क्या होता है? बेटा ये Al2Cl6 है तो सॉलिड, ये आपको वेपर्स फॉर्म में जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में। AlCl3 सॉलिड है, सिलिकॉन की ठीक है। सिर्फ ऑक्साइड जॉइंट होती है? सिलिकॉन, सिलिका, एक तो है सिलिका SiO2, वो तो आपका जाइंट है, लेकिन सिलिकॉन भी जाइंट स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक डायमंड। अच्छा बेटा एक मिनट के लिए अगर आप मार्क स्कीम देख लें, बेटा एक मिनट के लिए जरा मार्क स्कीम अगर आप देख लें और मुझे ये बताएं कि AlCl3 की उसने बॉन्डिंग क्या लिखी हुई है? आयोनिक या कोवलेंट, आयोनिक तो कोई और लिख कोवलेंट। सकते हैं। कोवल सर लेकिन ये तो Al2Cl6 नहीं है, तो ये कोवेलेंट कैसे होगा? ये तो सिर्फ आयोनिक होना चाहिए। मेरा उसका ना आंसर आप लोग A2 में जाकर पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ चलें। असल में AlCl3 इज आयोनिक, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज डेंसिटी आपके ख्याल में ज्यादा है कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। अब जब ये चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है ना बेटा, अब आप A2 में एक टॉपिक पढ़ेंगे पोलराइजिंग पावर, आप कहेंगे इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, जिसकी वजह से ये क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पोलराइजिंग पावर होती है नेगेटिव चीज के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, तो ये एल्यूमिनियम आयन पता है क्या करता है, इस क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ दोबारा खींचेगा। तो इस अट्रैक्शन को, ये जो अट्रैक्शन अब हो रही है ना, कौन सी अट्रैक्शन के, जो एल्यूमिनियम आयन क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस अट्रैक्शन की वजह से हम कहते हैं कि भाई अब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। तो ये आप A2 में पढ़ेंगे, इसलिए भी आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है कि पोलराइजिंग पावर क्या होती है और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। लेकिन आपको जो चीज यहाँ बतानी थी कि AlCl3 का बेटा देखें जाइंट स्ट्रक्चर है, जाइंट, ठीक है। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। सर अच्छा सिलिकॉन दूसरी अगर चीज, वैसे दूसरी जॉइंट है चीज तो उसकी क्लोराइड क्यों नहीं जॉइंट होगा? क्या बेटा? सिलिकॉन अगर वैसे जॉइंट है तो उसका क्लोराइड क्यों नहीं जॉइंट होगा? ऐसा बेटा, जाइंट का मतलब क्या सिंपल होता है? राइट। एक जाइंट का मतलब क्या होता है? क्या जाइंट उसके मीन, एटम्स काउंट नहीं कर सकते? जाइंट मीन के जिसमें नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट फिक्स, नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट काउंटेबल। जाइंट स्ट्रक्चर में आपका स्ट्रक्चर स्प्रेड हो रहा होता है। मुझे ये बताओ SiCl4 क्या ये आगे स्प्रेड हो रहा है? बस ये इतना ही मॉलिक्यूल है बेटा, क्या ये स्प्रेड हो रहा है आगे मतलब मेरी स्प्रेड से मुराद ये है जिस तरह सिलिका है ना, ये ऐसे है, फिर ये आगे दोबारा आगे कनेक्ट हो जाता है इस तरह, फिर ये आगे दोबारा बेटा 4 ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये तो आगे से आगे स्प्रेड जा रहा है ना। जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया वो जरा आंसर दे मुझे, सिलिका में क्या ये आगे स्प्रेडिंग होती जा रही है या नहीं होती जा रही? SiO2 में नहीं हो रही, हो रही है। हो रही है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को जाइंट बोलते हैं। क्या SiCl4 के अंदर ये स्प्रेडिंग हो रही है? नो सर। नहीं, रुक गई है, बस आगे तो स्प्रेड नहीं कर रहा। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल है, मतलब छोटे मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये मैंने ये सारी कहानी आपको क्यों बताई जी बेटा? सर जब AlCl3 कोवलेंट होता है तो फिर वो जाइंट कैसे हो सकता है? वो तो फिर सिंपल मॉलिक्यूलर में नहीं कन्वर्ट हो जाता? बेटा आपको मैंने इसलिए बताया ना कि आप, उसने देखिए इसलिए ऑप्शन लिखा है ना, उसने ऑप्शन दिया मैंने आपको कि आयोनिक और कोवलेंट। तो आपको मैंने कहा कि आप आयोनिक की तरफ बस जाएं कि ऑल आयोनिक कंपाउंड हैव अ जाइंट स्ट्रक्चर। आपको तभी तो कह रहा हूं कि आपने आयोनिक याद रखना है, ठीक है। ठीक है सर। और आप क्या समझती है कि कोवलेंट कंपाउंड जाइंट नहीं होते क्या? सर हो सकते हैं कुछ केसेस में। डायमंड इज अ कोवलेंट, डायमंड एक कोवलेंट स्ट्रक्चर है ना, क्या जाइंट है या नहीं है डायमंड? जी SiO2 तो कोवलेंट स्ट्रक्चर जाइंट हो सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आप फिलहाल बेटा जो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप A2 में पढ़ेंगे ना, इसलिए। लेकिन आपको मैंने थोड़ा सा हिंट ये दे दिया कि इसके लिए वो कोवलेंट क्यों लिख रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा खींचता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से उसमें कोवलेंट कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है।
अच्छा, अब ये सारी कहानी बताने का मकसद क्या था जी? अगर आप यहां पर इस क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 4, some of the common chloride of period 3 elements are shown in the list. From this list, identify all the chlorides that have a giant ionic structure. जी बताएं कौन कौन से पिक करेंगे भाई? सर सोडियम मैग्नीशियम AlCl3 NaCl, NaCl MgCl, जी, AlCl3, SiCl4. MgCl2 और MgCl2, AlCl3। अच्छा, मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूँ, अब थोड़ी सी आप इसमें कंफ्यूज होंगे लेकिन आपको बताना जरूरी है। अगर आप मार्क स्कीम चेक करेंगे ना, मार्क स्कीम, तो AlCl3 आपको नहीं नजर आएगा। आपने इस पे परेशान नहीं होना भाई, इसलिए मैंने आपको ये सारी मार्क स्कीम दिखाई है। ये मार्क स्कीम आपको इसीलिए दिखाई है कि इसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, AlCl3 का जॉइंट स्ट्रक्चर है क्या नहीं बेटा, जरा बताइएगा। यस सर। बेटा ये मार्क स्कीम कैमरीज की है ना, इसने क्या लिखा है, AlCl3 का जॉइंट स्ट्रक्चर है। तो इसलिए आपको अगर कहीं पर ये दिख जाए कि वो AlCl3 को जॉइंट नहीं कह रहा, तो आप उस पर परेशान ना हो, आपको मार्क्स मिलेंगे इस पे, ठीक है ना, इस पे मार्क्स आपके कटेंगे नहीं। तो AlCl3 आपने लाजमी लिखना है। All the chlorides that reacts vigorously with water to produce the acidic solution. अच्छा बेटा, NaCl तो नहीं बनाता, MgCl2 भी जो है ना एसिडिक सॉल्यूशन 6.5 है, लेकिन आपको पता है ना, जब हम MgCl2 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमने उसकी इक्वेशन ये पढ़ी हुई है, मतलब कोई HCl वगैरह नहीं बन रहा। हालांकि pH 6.5 हो जाती है, लेकिन कोई HCl तो नहीं बन रहा है ना, तो इसलिए इसको भी नहीं शामिल करेंगे। AlCl3 ये है, SaCl4 है, PCl5 है। बेटा ये सब वाटर से रिएक्शन करके HCl बनाते हैं, और जबकि PCl5 तो H3PO4 भी बनाते हैं। The chloride that dissolve in water to form a neutral solution, बेटा वो सॉल्ट है NaCl। NaCl को अगर आप वाटर में डालोगे तो आपके पास pH 7। अच्छा, अगर MgCl2 को वाटर में डालो तो pH कितनी हो जाती है पता है, 6.5, ये 7 है। AlCl3 को 3, यहाँ भी 3, यहाँ पर भी 3। The chloride formed from the element with highest melting point, बेटा इसमें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन बेटा, सिलिकॉन जॉइंट बनाता है ना। देखो आपने जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड पढ़ा था ना, वो इस तरह का था। मेल्टिंग पॉइंट है ये आपके एलिमेंट्स हैं, ये सोडियम है, अगर ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, इस तरह। तो सिलिकॉन का हाईएस्ट है बेटा, क्योंकि ये जॉइंट कोवेलेंट है। सिलिकॉन वो कह रहा है आप उस एलिमेंट को बताएं, द क्लोराइड फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट विद हाईएस्ट, तो SaCl4 आ गया। NaCl is one product of the reaction of chlorine gas and cold aqueous NaOH. Identify the other product. आपको पूरा रिएक्शन लिख के दे देता हूं, NaOH plus Cl2, NaCl, NaClO प्लस वाटर। देखो ये कह रहा है कि जब आप क्लोरीन गैस का NaOH रिएक्शन करवाते हैं तो एक तो NaCl बनता है, बाकी दो प्रोडक्ट्स, एक NaClO है। अक्सर बच्चों ने वाटर नहीं लिखा हुआ, तो वाटर भी है भाई, H2O। हॉट कंसंट्रेटेड में NaClO3 बनेगा भाई। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर ए के पार्ट 2 में लिखा हुआ है ऑल द क्लोराइड्स दैट रिएक्ट विगरसली विद वाटर। सर आपने कहा था AlCl3 और वाटर का रिएक्शन विगरस नहीं होता। नहीं, बिल्कुल विगरस होता है बेटा। HCl जहां बन रहा है ना, जहां पर ये निशानी याद रख लो, जहां पर HCl बन रहा है वो विगरस होगा, जहां पर HCl बन रहा है। ओके सर, सही है, थैंक यू। जहां पर HCl बन रहा है वो हमेशा विगरस रिएक्शन होगा। और वहां पर ऑब्जर्वेशन भी क्या होगी, वाइट स्टीमी फ्यूम्स। अच्छा, PCl5 react with alcohol to form the chloroalkanes. Identify the type of reaction. देखो ये आपका वो स्टार्ट हो गया है जिसमें आपने CH3 CH2OH है ना, इसका रिएक्शन PCl5 से करवाएं तो CH3 CH2Cl बन रहा है। मैं बाकी प्रोडक्ट नहीं लिख रहा, OH की जगह Cl आ रहा है बेटा, तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है ना, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। सर ये जो अच्छा, पहले
वाला विगरस रिएक्शन वाला था, इसमें इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है या बस हमें इसको याद करना है याद रखनी है AlCl3? बेटा, याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है। ओके। सर अभी आपने कहा है कि SiCl4 मतलब जायंट स्ट्रक्चर है उसका, तो हम फर्स्ट वाले में क्यों नहीं मैंने तो लिखेंगे? नहीं कहा बेटा, मैंने कहाँ कहा SiCl4 का जॉइंट स्ट्रक्चर है, क्या हो गया भाई? सर फोर्थ पार्ट में। बिल्कुल नहीं कहा मैंने जॉइंट है। Sir, you said that the melting point is high. I think that's what she मैंने got. ये कहा है कि सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, नॉट SiCl4। देखो ये सोडियम, ये नीचे मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। उसका क्वेश्चन पढ़ो ना, वो कह रहा है द क्लोराइड फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द क्लोराइड फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट विच हाईएस्ट मेल्ट। आप उस एलिमेंट का नाम बताएं जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है और वो कौन सा क्लोराइड बना रहा है। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। पहले तो ये सोचो किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई है बेटा, बताओ। सिलिकॉन। सिलिकॉन, क्योंकि जॉइंट है। जिस तरह अगर मैं पीरियड 2 की बात करूं तो पीरियड 2 में किसका हाई होगा? कार्बन का, क्योंकि कार्बन जॉइंट कोवलेंट बना रहे हैं ना। तो अब आपको वो कह रहा था कि आप उसके क्लोराइड का फॉर्मूला लिखें, तो मैंने फिर SiCl4 लिख दिया। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि SiCl4 का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, नहीं। SiCl4 में जो पीरियड 3 का एलिमेंट है ना सिलिकॉन, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ये डिफरेंस समझ आया बात का? यस सर। अच्छा, अब देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन of an excess of PCl5 with butane 1,3 diol। बट ये सर है अगर आपके हम पास। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह इस तरह लिखें तो वो भी सही हाँ, होगा? वो इसलिए ना लिखो बेटा, वो इसलिए मत लिखो कि जब वो है ना कि आप दी नेम ऑफ, जब मैकेनिज्म बात करें तब आपका एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जो बच्चा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखेगा वो ठीक होगा, गलत नहीं है। लेकिन वो जो पूरा नाम होता है वो आपसे मैकेनिज्म का जब पूछेगा तब आपने देना होता है। अच्छा जी, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस रिएक्शन ऑफ एक्सेस 5 विद ब्यूटेन 1,3 डायोल। देखो पहले मैं पूरा रिएक्शन लिख देता हूं। ये है PCl5 से रिएक्शन होगा ना इसका, जब ये है आपके पास, सॉरी 1 1 2 3 4, ये 1,3 डायोल है ना, 1,3 डायोल। PCl5 से रिएक्शन होगा तो ये बनेगा जी CH2Cl, CH2, CHCl एंड CH3। ये वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये ड्रॉ, ठीक है ना, ये आपने ड्रॉ करना। इसको फिर आप उसी तरीके से ड्रॉ कर दो, CH3, CHCl, CH2, CH2Cl। ठीक है जी, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर है। ये वैसे देखिए मैं आपको बताऊं, इसके भी कोई रूल नहीं है, सम टाइम ये भी फॉलो नहीं कर रहा हूं। अब स्ट्रक्चर लिखे ना उसमें, स्ट्रक्चर तो उसको, और उसमें अगर आप देखेंगे मार्क स्कीम में तो आधे बॉन्ड्स डिस्प्ले किए हुए हैं और आधे नहीं किए हुए। ठीक है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप उसके वर्ड को फॉलो करें। स्ट्रक्चर है तो इसका बेस्ट आंसर ये है कि आप ऐसे लिखेंगे। सर ठीक है ना, PCl5 कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कोई रिएक्ट नहीं करता है? करना। सर एक सेकंड मुझे लिखने PCl दो। बिल्कुल करता है, लेकिन ये तो है बेटा, ये तो A2 का रिएक्शन है, ये आपने AS नहीं करना। बिल्कुल करता है सर आप ये न्यूक्लियोफिलिक A2 में। सब्स्टिट्यूशन वाला बता दें, न्यूक्लियोफिलिक कैसे होगा? न्यूक्लियोफिलिक नहीं लिखना है बेटा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन लिखना है। वैसे न्यूक्लियोफिलिक क्यों होगा? क्योंकि देखो OH पर क्या चार्ज नेगेटिव, Cl के ऊपर क्या चार्ज है नेगेटिव, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। नहीं, जी। OH भी नेगेटिव होता है, Cl भी नेगेटिव है, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सल्फर S8, देखें सल्फर का फॉर्मूला S8 reacts with chlorine to form several different chlorides. The most common are S2Cl2 and SCl2. SCl2 forms sulfur react with chlorine. अब बड़े जरा इस रिएक्शंस को देख लें। रिएक्शन 1 में S2Cl2 बन रहा है और ये डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन है,
और रिएक्शन नंबर 2 में S2Cl2 क्लोरीन से रिएक्शन करके SCl2 बना रहे हैं। SCl2 is cherry red liquid that reacts vigorously with water to form an acidic solution. Use this formation to deduce the bonding and structure. देखो बॉन्डिंग से मुराद होगा कि कौन सी बॉन्डिंग है, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, और स्ट्रक्चर से मुराद होगा जाइंट या सिंपल। ये बात ज़हन में रहे, ठीक है ना, ये कीवर्ड्स हैं। अब आपने SCl2 का बताना है। SCl2 लिक्विड है भाई, जो चीज लिक्विड होगी, जो चीज बेटा लिक्विड होगी, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं, वो सिंपल कभी होगी या आयोनिक जाइंट नहीं होगी? देखिए सिंपल। नहीं, स्ट्रक्चर से मुराद होता है सिंपल या जाइंट। आपको पता है ना, ऑल जाइंट हैज अ, जितने जाइंट है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर। तो जाइंट तो ये नहीं हो सकता। अगर ये जाइंट होता ना SCl2, कभी भी लिक्विड ना होता। तो अगर जाइंट नहीं है तो बताओ SCl2 फिर कौन सा होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सिंपल। जी बेटा, ये आपका सिंपल होगा, ठीक है। तो SCl2 पहले आप लिखोगे, SCl2 हैज सिंपल स्ट्रक्चर। सर सिंपल क्यों होगा? बेटा क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है, इट हैज लो ओके सर। मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेरी बात सुनो, स्ट्रक्चर से मुराद दो चीजें होती है ना, फिर बता रहा हूं, सिंपल या जाइंट। जाइंट हमेशा सॉलिड होता है। जाइंट क्या होता है? हमेशा सॉलिड। जैसे कंपाउंड्स देख लो, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका को देख लो। लेकिन अगर कोई चीज लिक्विड या गैस है ना, तो वो जाइंट नहीं हो सकता, वो सिंपल होगा। दूसरी चीज, कॉपर जाइंट आपने होगा? बॉन्डिंग को बताना है किसमें। जी बेटा, कॉपर जाइंट होगा? कौन जाइंट होगा? कॉपर फिर जाइंट होगा। All metals have a giant structure. All metals have a giant structure. बिल्कुल जाइंट होगा भाई, बिल्कुल जाइंट होगा। अच्छा, दूसरी बात ये लिखनी है कि बॉन्डिंग कौन सी है बेटा। देखो आपको पहले भी ये बात बताई, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और उसका आर्गुमेंट ये लिखना है कि इट इज रिएक्टिंग विद वाटर, इट इज रिएक्टिंग वाटर, ये इसका होगा, इट इज हाइड्रोलाइज। तो दूसरी बात लिखोगे, ये कोई बच्चा ना लिखे कि SCl2 has a covalent bonding क्योंकि जी म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है या नॉन मेटल एटम्स के दरमियान बॉन्ड है। नहीं, आपको आर्गुमेंट ये लिखना है भाई कि जो भी चीज वाटर से रिएक्शन करती है वो कोवेलेंट होगी। तो SCl2 has covalent bonding because it is हाइड्रोलाइज, ठीक है। हाइड्रोलाइज का वर्ड यूज कीजिएगा, ज्यादा अच्छा वर्ड है। हाइड्रोलाइज कहते हैं उसी रिएक्शन विद वाटर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Sir, I have a question. जी बेटा। Sir, the covalent bonding molecules are generally simple, right? Like they have the simple structure generally. ठीक है। Yes, sir, that was the question. नहीं, जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ज्यादातर सिंपल होते हैं, लेकिन जाइंट भी तो होते हैं ना, ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिका, या नहीं? Yes, sir. लेकिन मोस्टली आपकी बात ठीक है, मोस्टली आप देखेंगे कि कोवेलेंट, लेकिन ये कोई अच्छी निशानी नहीं है, आपने फिर भी देखना होगा कि उसकी स्टेट क्या लिखी हुई है उसने। लेकिन ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो आपके सिंपल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कैलकुलेट द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ SCl2। SCl2 फॉर्म की फॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करनी है बेटा। मैं तो हेस साइकिल से हमेशा करता हूँ, तो यहाँ भी हेस साइकिल बनाऊंगा। देखें, SCl2 इसको फॉर्म करना है, और फॉर्मेशन आपको पता है ना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। बेटा एलिमेंट उसने मसला ये किया हुआ है, उसने एलिमेंट, बाज दफा तो सल्फर उसने S लिखा होता है ना, फिर तो आसानी होती है। यहाँ S8 लिखा हुआ है, तो लिहाजा हमें भी S8 के साथ करना होगा। लेकिन अब इक्वेशन को बैलेंस करना थोड़ा मसला होगा। इक्वेशन बैलेंस कैसे करनी है? देखिए पूरा एक सल्फर है, तो यहाँ पर S8 है, इस 8 को मैं 1 कैसे बनाऊं? कर दूं? जी। बैलेंस हो गया नहीं हुआ? जरा बताएं। अगर किसी को शक है ना,
तो 1/8 को डिवाइड करें, अभी उसको समझ आ जाएगी, जिस बच्चे को समझ नहीं आ रही वो 1 डिवाइडेड बाय 8 करे कैलकुलेटर पर, क्या आंसर आ रहा है बताएं? 0.125। अब 0.125 ये इस तरह है, 0.125 S8 8 को 0.125 से मल्टीप्लाई करें ना तो उसके पास 1 आ जाएगा, तो उसको समझ आ जाएगी भाई सल्फर बैलेंस हो गया, ये भी 1 है और यहाँ भी 1, या सिंपल ये है बस 8 कैंसिल हो गया तो 1 सल्फर, ठीक है ना। तो अब ये इक्वेशन मैंने पहले लिखी है बैठ के। अब आगे काम आसान है, अब आगे क्या करना है आपने, है साइकिल में ये कर दिया। अब बेटा आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करना है। देखो S8 क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है जी, बोलें जरा, शाबाश बताइएगा मुझे। So for S2Cl2. S2Cl2 S2Cl2 बना रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करके S2Cl2 बना रहा है, तो मैं यहां लिखता हूं S2Cl2 बन रहा है, और ये ऊपर से नीचे एरो आएगा। ये बैलेंसिंग कर लेते हैं भाई, ऊपर कितने सल्फर हैं बोलो, यहाँ कितने सल्फर हैं ये ओवरऑल? Sure, 1. Sure, 1. नीचे S2 था, S2 कर दिए, ठीक हो। ना सल्फर बैलेंस हो गए हुए, हालांकि इसका बैलेंस करना लाजमी नहीं है, लेकिन फिर आप लोग कहते हैं सर बैलेंस नहीं किया। सल्फर बैलेंस हो गए बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब ये बताओ कि बेटा इस But रिएक्शन में sir, ये did you just balance the chlorine atom too in the half S2Cl2 molecule? अभी हो जाएंगे, बिल्कुल अभी हो जाएंगे। ऊपर कितने क्लोरीन है बेटा, कितने क्लोरीन है ऊपर, बोले ना? 2 हैं, और नीचे कितने बेटा? So 1. 1। तो ये इस तरह कर दूं, इस तरह कर देता हूं ना, क्योंकि जो बच गया वो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये बेटा बच गया हाफ क्लोरीन, ठीक है। लेकिन मुझे वैल्यू गरज है भाई, मैं वैल्यू क्या लिखूं? देखो यहां पर S2Cl2 कितने मोल बन रहा था ये बताओ? 4 मोल्स। ऊपर S2Cl2 4 मोल्स, जब 4 मोल्स बन रहा था तो -58.2, बेटा यहां पर हाफ मोल बन रहा है, तो मैं इस -58.2 को किससे डिवाइड करूं ये बता दे। 8 से। ये बात नहीं समझ आई, 8 से क्यों डिवाइड किया बेटा? सबको समझ आई ये बात कि 8 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं? सर एक बार रिपीट कर दें। दोबारा करता हूं। देखो ये बताओ कि अगर मेरे पास 4 मोल S2Cl2 बनेगा ना, 4 मोल, तो इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ये बताओ अगर मेरे पास 1 मोल बनता है, S2Cl2 बनता है 1 मोल, तो मैं इस वैल्यू को किससे डिवाइड करूंगा? अगर 1 मोल S2Cl2 बने, 4 से करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास, 1 मिनट, ये आ जाएगा मेरे पास -58.2 डिवाइडेड बाय 4। क्या आंसर आएगा वैसे ही बताएं जरा? -14.55। -14.55। ये 1 मोल के लिए आ रहा है, लेकिन बेटा मेरा तो नीचे 1 मोल भी नहीं बन रहा ना, ये तो हाफ मोल बन रहा है। तो अगर हाफ मोल बन रहा होगा तो मैं फिर इस वैल्यू को फर्दर किससे क्या करूं? इसको -14.55 को 2 से फर्दर डिवाइड करूं या ना करूं? जी सर करना। तो बेसिकली मुझे ओवरऑल किससे डिवाइड करना पड़ेगा कि मैं 8 हाफ 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से। तो ये जो मेरी वैल्यू आई है ना -58.2, इसको डिवाइडेड बाय 8 कर दो। अगर ये 8 समझ नहीं आ रही ना तो इसको स्टेप बाय स्टेप कर लो कि भाई S2Cl2 को ये 4 मोल के लिए था, 1 मोल के लिए कितना होगा? डिवाइड बाय 4 होगा। लेकिन आपको तो 1 मोल भी नहीं बनाना, आपको तो हाफ मोल बनाना है। तो ये जो 14.5 है इसको फर्दर डिवाइड बाय 2 करो, तो आपको समझ आ जाएगा कि डिवाइडेड बाय 8 हो रहा है। 58.2 डिवाइडेड बाय 8, बड़ा इसका आंसर आएगा -7.27। अच्छा, इसी तरीके से अब देखो नीचे वाली इक्वेशन में आओ, यहां पर आपके पास ना 2 मोल
SCl2 के बन रहे थे, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही थी। बेटा अब कितने मोल SCl2 के बन रहे हैं? अब नीचे ये नीचे रिएक्टेंट है आपके भाई, अब कितने मोल बन रहे हैं SCl2 1 के? मोल। तो 40.6 को डिवाइडेड -20.3 आ गया बेटा। अब आपका काम हो बस, आंसर भी अभी आ जाएगा 1 मिनट में। अब आप यहाँ सर पर दो रूट मल्टीप्लाई बेटा बाय फाइंड 2 आउट। नहीं करेंगे? जी बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं क्यों करेंगे करेंगे भाई? क्यों सर? क्योंकि क्यों 1 करेंगे? मोल ऑफ SCl2 चाहिए। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे ना बेटा। ये तो 2 मोल बन रहा था, 2 मोल SCl2 के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, -40.6। और हमारी जो है साइकिल है, हमने तो फॉर्मेशन यहाँ इसको 1 रखा हुआ है ना, तो 2 मोल के लिए -40 थी, तो 1 मोल के लिए 40.6 को डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे क्या? करेंगे सर। नहीं, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है बेटा जल्दी से बताएं, ताकि मैं फिर आगे चलूं ना, काफी टाइम हो गया भाई, अभी तो काफी चीजें रहती हैं जी इसमें। सर। अच्छा अब आ जाए बेटा Sir, इसको। we should just look at the product of these reactions and then we should divide or multiply by बिल्कुल, the formation जब reaction. जब जब रिएक्शन लिखा हो तब देखो ना, डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आप लोग क्या पढ़ते हो कि एंथैल्पी चेंज व्हेन मोलर क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। तो डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन में ना आप बस प्रोडक्ट के मोल्स देखा करो और उसके अकॉर्डिंग डिवाइड या मल्टीप्लाई किया करो। अब बेटा इसमें जो 2 रूट बन रहे हैं वो देख लो। एक रूट ये है, रूट नंबर 1, और एक रूट बेटा ये है इसका, ये। तो रूट नंबर 1 में क्या आ रहा है आपके पास? फॉर्मेशन आ रही है, डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रूट नंबर 2 में क्या आ रहा है बेटा? -7.27 और कैसे किया था? -20.3। बेटा माइक ऑफ कर दें। अभी आपके पास क्या आंसर आएगा जी इसका? 27.5 -27.3। काफी टाइम बेटा हमने इस पे लगा दिया, जल्दी से आगे हैं। स्टेट द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज इन प्रेशर ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन रिएक्शन टू, एक्सप्लेन योर आंसर। बेटा अब ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों ने गलत किया होगा, उसकी रीजन ये है कि आप लोगों ने गौर से देखा ही नहीं है भाई। Will रिएक्शन stay the 2 में, same. जी रिएक्शन 2 को जरा देखें। Sir, बेटा same रिएक्शन number of में moles on both sides, पहली तो बात फिर no effect. पहली बात वो आपसे बात कर रहा है कि प्रेशर को कम किया है, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? आपको पता है कि प्रेशर का इफेक्ट गैसेस पर होता है। SCl2 इज लिक्विड, SCl2 इज लिक्विड। तो अब क्लोरीन, बेटा यहां पर 1 मोल है आपके पास और यहां पर 0 मोल है आपके पास, ठीक है? मतलब यहां मोर मोल्स हैं लेफ्ट साइड पर। अब आप प्रेशर कम कर रहे हो ना, प्रेशर के कम करने से गैस का वॉल्यूम क्या होता है भाई? Increases. यस, तो रिएक्शन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर मोर नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आपने प्रेशर कम किया तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो गैस का वॉल्यूम किधर बढ़ेगा? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वहां पर मोर मोल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो आपने यहां लिखना था। सर ये एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। S2Cl2 Cl2 2SCl2, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये गैस। आपको पता है कि प्रेशर का इफेक्ट गैसेस पर होता है। रिएक्टेंट वाली साइड पर कितने मोल्स हैं जी गैस के? और प्रोडक्ट वाली साइड पर कितने मोल हैं गैस के? 0। अब आपने प्रेशर को किया है कम, तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। भाई रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, या बैकवर्ड जाएगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा? आपने वॉल्यूम बढ़ाना है क्योंकि प्रेशर कम हो गया। गैस का प्रेशर जब आप कम करते हैं ना बेटा, जब प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ने के लिए रिएक्शन को किधर मूव करना होगा? जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि दोबारा समझाएं वो बताए। बैकवर्ड से जाएगा। यस, आपने बैकवर्ड या फॉरवर्ड का वर्ड यूज नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वर्ड यूज करना है। तो आप बताएंगे पोजीशन ऑफ, अक्सर बच्चों ने बताया क्या लिखा है? नो इफेक्ट। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड as more moles of gas are present.
चलें जी। Figure 3.1 shows the two structural isomer S2Cl2 and this structural isomer की definition बेटा हमने कर ली है, same molecular formula, different structural formula। अगर optical isomer की definition आ जाए, जो कि मेरा ख्याल है कि आपको उसमें optical isomer अगर पूछा है तो आप इसमें क्या लिखेंगे, नॉन। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर में ना दो नंबर है ना। अब इसमें आप अगर डिटेल में बताना चाहते हैं तो पहले स्टीरियो से स्टार्ट करें। कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला but different arrangement of atoms in space and non-superimposable mirror images are called optical isomers. Non-superimposable, non-super, सर आप पहले वाली रिपीट कर देंगे बेटा डेफिनेशन? वो स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन है जो स्टीरियो आइसोमर की होती है। नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपरइम्पोजिबल mirror images are called optical isomer। यहां पर आपको नहीं लिखना बेटा, यहां पर सिर्फ वो आपसे ऑप्टिकल आइसोमर की अगर डेफिनेशन पूछ रहा है तो बस ये लिखेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। जो स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन है ना, वो जल्दी से सुन लें क्योंकि बेटा टाइम शॉर्ट है, मैंने आगे काम काफी कराना है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। अच्छा जी, suggest a value for the chlorine sulfur bond in isomer 1। इसकी बात कर रहा है बेटा। देखो 104 सल्फर जी, ये देखो सल्फर जो है ना बेटा यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहा है। सल्फर के पास वैसे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, और ये बेटा इसके पास ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सल्फर हैज 2 लोन पेयर्स। तो बताओ अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, तो वो बिल्कुल वाटर की तरह का होगा ना, बेंड शेप, जिस तरह वाटर होता है बेटा। इसलिए आपने जो बॉन्ड एंगल बताना है यहाँ पर, उसने रेंज दी हुई है, बस आप वाटर वाला लिख दें क्योंकि आपने वो याद किया होगा 104 डिग्री। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आप सजेस्ट अ वैल्यू एंड एक्सप्लेन योर आंसर कि बेटा ये 104 क्यों है। तो आप बताएंगे कि सल्फर हैज 2 lone pairs and 2 bond pairs। वैसे बेटा अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो तो एंगल क्या होता है, जिस तरह CH4 है तो उसमें एंगल क्या होता है जरा बताएं। CH4 में 4 बॉन्ड पेयर्स 109.5 ना, 109.5। तो आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पर 109.5 क्यों नहीं है, क्यों 109.5 से कम हो रहा है। तो आप बताएंगे सल्फर हैज 2 lone pair and 2 bond pair and lone pair repulsion is more, therefore angle is smaller। देखो वैसे एंगल होना चाहिए था 109.5, लेकिन हुआ क्या कि ये सल्फर का लोन पेयर इधर से, ये सल्फर का लोन पेयर इधर से इनको पुश कर रहे हैं, तो ये एंगल ना थोड़ा कम हो गया है, 109.5 से कम होकर 104 पर आ गया है। ठीक है ना। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन लाजमी देनी है, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एक तो एंगल का मार्क और एक आपने बताना है कि सल्फर के पास 2 बॉन्ड पेयर थे, 2 लोन पेयर थे। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग इन आइसोमर 2। इसमें जी बेटा इसका डॉट एंड क्रॉस बनाना है, बहुत ही आसान है ये। सेंट्रल एटम सल्फर रखेंगे इधर, देखिए सल्फर डबल बॉन्ड बना रहा है ना, तो 1 2 3 4, ये क्लोरीन आ जाएगा बेटा इधर। इसमें भी आप लोगों ने गलती की होगी, जरा देखिएगा। और एक सल्फर आ जाएगा बेटा इधर। क्या गलती है जी अभी मेरे स्ट्रक्चर में, बताएं। सर आपने 2 वो लोन पेयर नहीं शो एक किया। लोन जी पेयर है। सल्फर का एक लोन पेयर मिस है,
जी सल्फर का एक बेटा, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं ना, हर सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है। बाज बच्चे ये कह रहे थे सर कि हमें इस तरह लगा कि ये जो सेंटर वाला सल्फर है इसका तो ऑक्टेट एक्सटेंड हो गया। तो भाई हो सकता है इस सल्फर के पास 3 शेल है। आपको पता है कि जब किसी एटम के पास 3 शेल हो तो वो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकता है। तो इसलिए सल्फर जो सेंट्रल सल्फर है ना, जिसको मैंने येलो कलर से मार्क किया, आप जरा उसके इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, बस ये लास्ट है हमारा इंशाल्लाह, अब जल्दी खत्म हो जाएगा। lectons are cyclic esters. Under suitable condition, lectons form from molecules that have both, आपको पता है ना किस एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये देखिए मॉलिक्यूल कितना इंटरेस्टिंग है इक्वेशन 1 में, कि उसने एक ही मॉलिक्यूल लिया हुआ है बेसिकली ना, वो उसने बेंड कर दिया है। एक इस मॉलिक्यूल के एक साइड पर कार्बोक्सिलिक है और फिर 1 2 3 और 3 कार्बन है दरमियान में इस तरह के, और फिर बेटा अल्कोहल है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि इसी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोक्सिलिक भी है, इसी में अल्कोहल भी है। तो कार्बोक्सिलिक से OH और अल्कोहल से H निकल जाएगा और ये एस्टर एस्टर बन बन गया। जाएगा इलेक्ट्रॉन। जी बेटा ये एस्टर बनेगा, ये देखो ये कार्बोक्सिलिक से OH, ये अल्कोहल से H निकलेगा, क्योंकि एस्टर इसी तरह बनता है ना, कार्बोक्सिलिक से OH अल्कोहल से H। और ये आपके पास लेक्टोन, इसको कह रहा है वो कि साइक्लिक एस्टर, और साथ में वाटर निकल गया। दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा अब आगे चलते हैं क्या कह रहा है। फिगर 5.1 shows the synthesis of the lecton P, ये P है जी, from compound M, this is M। अच्छा अब M में क्या कर रहा है, हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 डाल। बेटा आपको पता है कि M में जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कीन है, और अल्कीन की ऑक्सीडेशन करने जा रहा है हॉट कंसंट्रेटेड के साथ। तो मैं इसको आसानी के लिए आपके लिए ऐसे लिखता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या होने जा रहा है। ये है जी काम, ये बताओ आप लोगों ने अल्कीन के 3 केस पढ़े थे हॉट कंसंट्रेटेड के साथ। जब भी बेटा आप KMnO4 से ऑक्सीडाइज करोगे ना तो देखो डबल बॉन्ड टूटेगा। इस कार्बन के साथ क्या होगा बेटा, इस कार्बन, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन था इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ दोनों अल्काइल ग्रुप है। बताओ इसके साथ क्या होगा, ये कार्बन किस फंक्शनल ग्रुप में जाएगा, कीटोन। सर कीटोन में कीटोन में जाएगा। जाएगा, कीटोन। कीटोन में जाएगा, शाबाश। ये जो कार्बन है ना बेटा, ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो येलो कलर से कार्बन मार्क कर रहा हूँ, ये कीटोन में जाएगा। और ये जो बेटा आपके पास यहाँ पर ग्रीन कलर वाला कार्बन है, इट हैज 1 हाइड्रोजन एंड 1 अल्काइल ग्रुप, ये किस में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने जो N बनाना है बेटा, यस आपने जो N बनाना है वो ये होगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपका ये येलो कलर वाला कार्बन है, सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये येलो कलर वाला कार्बन आ गया CH2। अब बेटा आप आएंगे दोबारा CH2 इधर, देन CH2, देन CH2 एंड देन C डबल बॉन्ड OOH। ये आपका बेटा जो ग्रीन कलर वाला कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक में चला गया, दरमियान में 3 कार्बन आ रहे हैं ना, यस दिस इज योर N, ये बेटा आपका N है। देखिए जी यही बनाया आप लोगों ने। अगर कोई बच्चा इसको रिंग की फॉर्म में बनाता है ना, मतलब रिंग तोड़ देता है लेकिन बनाता साइक्लिक टाइप है, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये होगा जी N। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये वो केस हैं जो आप लोगों ने एल्कीन के पढ़े हैं कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा वो कीटोन में जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। सर अच्छा एल्डिहाइड कब बनेगा? एल्डिहाइड, इसमें अगर आप हीट अंडर डिस्टिलेशन करें ना, वो स्पेशल कंडीशन देनी पड़ती है, तब वो एल्डिहाइड आप कार्बोक्सिलिक से पहले वाली स्टेज पर रोक देते हैं। लेकिन ये आप जब इसके साथ कर रहे होते हैं ना हॉट कंसंट्रेटेड के साथ, तो वो आपका एंड प्रोडक्ट ही बना रहा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आप यहाँ लिखते हैं, हाँ रिफ्लेक्स जब यूज करते हैं, जब रिफ्लेक्स यूज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब हीट अंडर डिस्टिलेशन करते हैं तो एल्डिहाइड। सर अच्छा स्केलेटल फार्मूला है तो हमें आंसर स्केलेटल फार्मूला में नहीं देना चाहिए। स्केलेटल में देना है, बिल्कुल बेटा स्केलेटल में देना है आपने। ये तो मैंने आपको ये पूरा रिएक्शन लिख के दिखा दिया, आप स्केलेटल में दे, मैं स्केलेटल बना देता हूँ। ये ले 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये C डबल बॉन्ड O आ गया, ये C डबल बॉन्ड O OH, इस तरह लिख देंगे आप लोग।
सर जब दोनों साइड पे हाइड्रोजन होता है तब क्या प्रोडक्ट होता है? जब दोनों साइड पे क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन। दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, जब दो हाइड्रोजन होंगे जी सर। देन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जिस तरह इथीन है ना, जिस तरह इथीन है, या चलें इसको आगे आप ब्लॉक कर दे ऐसे, तो ये जो कार्बन है ना जिसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा। फिर अगर सर दो साथ हाइड्रोजन है बनेगा तो ना? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कोई हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन बनेगा। जी बेटा। हाँ सर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो वाटर भी बनता है ना एक। वाटर ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा जी, अब जरा कह रहा है कि N इज रिड्यूस बाय NaBH4। आपको पता है ना NaBH4 किसको रिड्यूस कर सकता है और किसको नहीं कर सकता है? NaBH4 सर एल्डिहाइड कीटोन को को और रिड्यूस करेगा, कीटोन को करेगा, कार्बोक्सिलिक को नहीं कर सकता। अगर LiAlH4 लेता ना, LiAlH4, तो वो दोनों को कर सकता था, क्योंकि LiAlH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को भी बेटा रिड्यूस करता है, कीटोन एल्डिहाइड को भी करता है। NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं करता। तो अब यहाँ पर N का जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, क्योंकि आपने यहाँ जो इक्वेशन लिखनी है ना, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा होना चाहिए। कार्बन एक है, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, छह कार्बन है, C6। हाइड्रोजन कितने बेटा जरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 3। अब बेटा आपने क्योंकि इस कीटोन को रिड्यूस करना है ना, तो दो हाइड्रोजन चाहिए, सॉरी, दो हाइड्रोजन आपको बेटा चाहिए बस। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर लगेगा, एक इस ऑक्सीजन पर, तो 2H है, तो C6H12O3। अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। सर कीटोन तो दूसरा वाला था जो आपने सर्कल नहीं किया, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला था। बट ठीक है, ये इसी की मैं बात करूं, बट यही है, ठीक है ना, दो, इसके लिए भी दो ही हाइड्रोजन है ना। अच्छा बेटा, अब आ जाए, रिएक्शन 2 इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सजेस्ट व्हाई रिएक्शन 2 क्रिएट्स अ मिक्सचर ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा इसमें देखते हो, नीचे स्पेस है, हाँ यहाँ पर करते। देखो आपके पास ना ये कंपाउंड है कार्बोनाइल, ये ऐसे आगे, बड़ा इसके ऊपर अटैक कर रहा है ये न्यूक्लियोफाइल एक CN। पहले तो ये बताओ, ये कार्बोनाइल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है या नहीं? नहीं। प्लेनर मॉलिक्यूल प्लेनर है बेटा। प्लेनर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो इस कार्बोनाइल कार्बन इस sp2 हाइब्रिडाइज ना, आप चेक कर सकते हैं, इसके साथ 3 एटम अटैच है। कार्बोनाइल कार्बन इज प्लेनर मॉलिक्यूल। बेटा जो प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसमें ऑप्शन ये होता है न्यूक्लियोफाइल के पास कि न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड। ऊपर से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बिलो, नीचे से भी अटैक कर सकता है। देखिए इस CN ने अटैक करना है कार्बोनाइल कार्बन पर, तो CN के पास 50% चांस है कि ये ऊपर से अटैक करे, 50% चांस है नीचे से अटैक करे। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, तो पड़ता है, भी बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। अगर बेटा CN ऊपर से अटैक कर रहा है, तो आपके पास ना ये चीज बन जाएगी, CH3 CH CN और O। बताइएगा जरा, ये चीज बनेगी या नहीं बनेगी अगर CN ने ऊपर से अटैक किया? सर बनेगी। अच्छा, अगर CN नीचे से अटैक कर रहा है ऐसे करके, जो आप कहोगे जी अब आपके पास ये चीज बनेगी, CH3 CHO NCN। हाँ जी, ये बन रहा है। जी सर। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं, अब बेटा जरा देखें कि आप अगर इस A और B को देखें ना, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं। कैसे? ये देखो जरा, आप इस मॉलिक्यूल को जरा, इस मॉलिक्यूल को इसके सामने लेकर आओ ना, आपको समझ आ जाएगी। देखना भी मैं ड्रॉ करता हूँ। सर सिस्ट्रॉन से ये? नहीं 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 नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर होगा ना बेटा। ये कायरल कार्बन नहीं है, देखो सेंटर वाला, चारों ग्रुप डिफरेंट है। ये देखना बेटा, मैं इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल को सिर्फ 180 डिग्री पर फ्लिप करके, 180 डिग्री पर फ्लिप करके यहां लिख रहा हूं।
बेटा ये एक दूसरे के मिरर इमेज है या नहीं है, जरा बताइएगा। है सर। जी सर है। तो बेसिकली आपको बताने का मकसद अब उसका क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है रिएक्शन 2 इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। रिएक्शन 2 किधर था भाई, ये था जी रिएक्शन 2। रिएक्शन 2 में क्या हो रहा था बेटा, ये माइक ऑफ कर दीजिएगा। रिएक्शन 2 में क्या हो रहा था कि ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये इस आपके कीटोन को रिड्यूस कर रहा था बेटा। एन में कीटोन था ना भाई, एन में ये कीटोन था, देखो ये कार्बोनाइल जो कि प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो reaction 2 is a nucleophilic addition, suggest why reaction 2 creates a mixture of two organic compound। कह रहा रिएक्शन 2 में मतलब जो आपने हाइड्रोजन ऐड किया तो दो मिक्सचर बने। मिक्सचर क्यों बना, अब फिर सुनो। जब भी किसी प्लेनर मॉलिक्यूल में, और वो कार्बोनाइल की बात ही कर रहा है क्योंकि कार्बोनाइल इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, तो उसमें आप कहोगे न्यूक्लियोफाइल के पास ये चांस होता है कि न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड, ऊपर से भी अटैक कर सकता है नीचे से भी। तो 50% जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से करेगा, 50% न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करेगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो मिक्सचर होगा, और आप देखेंगे कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज भी होते हैं। तो इसमें आपने लिखना क्या है बेटा, क्योंकि रिएक्शन 2 में आपको पता है एन जो है ना उसमें कार्बोनाइल है, तो आप इसमें पहली बात ये बताओगे कि कीटोन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। कीटोन इज प्लेनर, या कीटोन अगर पूरा नहीं लिखना तो आप बताओ कार्बोनाइल जो है इन कीटोन, जो इसमें कार्बोनाइल वाला पार्ट है ना, कार्बोनाइल इन कीटोन इज प्लेनर। सो न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच या कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड। एज अ इसमें रिजल्ट, हम कायरल कार्बन और ऑप्टिकल आइसोमर की बात क्यों नहीं कर सकते? एज अ दोनों रिजल्ट प्रोडक्ट ऑप्टिकल ऑप्टिकल, बेटा लिख रहा हूं, एज अ रिजल्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स ओके आर फॉर्म्ड। सॉरी। ऑप्टिकल आइसोमर अब बताएंगे ना आप। कायरल कार्बन बेटा ना बताएं, ऑप्टिकल आइसोमर बताए ना कि ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे हैं। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं कि ये कीटोन प्लेनर क्यों है? कीटोन क्या है बेटा, प्लेनर क्यों है? प्लेनर, यस। अच्छा बेटा ये देखो, पहली बात तो मैंने आपको ये बताई प्लेनर कि नाम था। एक मिनट एक मिनट, पहली बात तो मैंने ये बताई कि जब भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, कार्बन नहीं कोई और एटम भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, वो प्लेनर होगा। प्लेनर से मतलब क्या होता है भाई, बेटा प्लेनर का मतलब ये होता है कि देखो, अगर आप इस मॉलिक्यूल को उठाकर किसी फ्लैट सरफेस पर रखो, फ्लैट सरफेस पर, तो पता है क्या होगा, ये तमाम एटम्स, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये क्लोरीन, ये एच, प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको किसी प्लेन सरफेस पर रखो तो ये तमाम एटम्स उस प्लेन सरफेस को टच कर रहे होंगे, कोई भी एटम परपेंडिकुलर नहीं होगा उस प्लेन के। मतलब ये हुआ, जिस तरह बेटा BF3 है ना, मुझे ये बताओ BF3 को आप प्लेनर मानते हो या नहीं मानते, ये बता दो। जी सर प्लेनर है। प्लेनर मतलब मैं अगर इस BF3 के मॉलिक्यूल को ना किसी प्लेन सरफेस पर रखूं, या आप इसको अगर किसी टेबल के ऊपर रखें, किसको, इस BF3 मॉलिक्यूल को, तो ये चारों एटम्स उस टेबल को टच कर रहे होंगे, मतलब फ्लैट मॉलिक्यूल है ये, फ्लैट। तो जो फ्लैट मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होता है, और प्लेनर कब होगा, जब sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है भाई। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन p सेक्शन 3। देखिए अब यहां से आपने ड्रॉ करना है जी, मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ, 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6। बेटा मैं भी यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देख आप इसका ना वो बनाना है, तो कार्बोक्सिलिक से OH जाएगा और अल्कोहल से H जाएगा बेटा, इन दोनों को मिलाना है। अब आपने थोड़ा सा, इसको आसान करते हैं, इस तरह करते हैं, मैं इसमें शेप थोड़ी सी इसकी फ्लिप करता हूं ताकि
इसको OH कर देता हूँ, यहाँ C डबल बॉन्ड, ऐसे ठीक है ना बेटा? कोई इस पे एतराज नहीं है आप लोगों को? अब ये आमने सामने आ गया ना। अब आप पता है क्या करो कि यहाँ OH और यहाँ से H निकाल लो बेटा, ऐसे करके ऐसे। अब देख क्या बनेगा, ये कार्बन, सॉरी ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन आपने यहां से स्टार्ट करना, ये जो येलो कलर वाला कार्बन है, ये देखना बेटा, ये आया इधर, डबल बॉन्ड O आया इधर। अब मैं यहां से नीचे जा रहा हूं बेटा, इधर ये इधर जा रहा हूं। कितने कार्बन है आगे? 1 2 3, 1 2, ये डॉट नहीं डालेंगे आपको समझाने के लिए, मैं बड़े प्रोमिनेंट डॉट बना रहा हूँ। 3 हो गया। अब 3 के बाद आ रहा है बेटा ये ऑक्सीजन, 3 के बाद ना ये ऑक्सीजन आ रहा है इधर ऐसे। और ये जो पार्ट है भाई, ये भी आपको लिखना है, ये इधर मैं लिख रहा हूं, ये इधर आ रहे हैं, और यहां से बेटा इसको आप ऐसे जोड़ देंगे बस। C डबल बॉन्ड, सॉरी मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ बेटा, एक मिनट। इसको मैं नंबर दे देता हूँ ताकि आपको ना देखने में भी आसानी हो। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5, ये कार्बन 6, ठीक है जी। अच्छा, ये जो कार्बन नंबर 1 है ना, ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बात ध्यान में रखिए, कार्बन 1। तो ये C डबल बॉन्ड O आ गया, ये कार्बन 1 है, इसका बॉन्ड बेटा ऑक्सीजन के साथ बनेगा, इसके साथ। और अब इसके साथ आ जाए कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 के साथ 6 भी लगा हुआ बेटा, ये कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 4 के साथ कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3 के साथ कार्बन नंबर 2 है, और ये ऐसे। ये है जी स्ट्रक्चर। बताइए नहीं, ये स्ट्रक्चर समझ आया? नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ। आ गया बता सर। सर बता दे। बता दें। अच्छा, दोबारा बनाता हूँ जी। सर देखिए, रिएक्शन दिखा उसने देंगे। कहा क्या चीज बेटा? रिएक्शन ये आपके 3। पास, मैंने पूरा तभी तो मैं लिख रहा हूँ बार बार। ये बेटा आपके पास जो लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड O, OH, CH2, 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 1 2 3 4, CH, OH एंड CH3। ये बेटा पूरा मॉलिक्यूल, इसका आपने बनाना है 6 कार्बन हो, ठीक है। अब देखो मैं ये कह रहा हूं, आपने कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H निकालना है। मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि आसानी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 करना पता है क्या है? ये जो बेटा आपका कार्बन है ना, ये जो कार्बन है ये वाला, इस कार्बन को इस ऑक्सीजन से जोड़ना है। ये बात, पहला काम ये करें बस, इस कार्बन को ना इस ऑक्सीजन से जोड़ें। ये देखो मैंने इस कार्बन को इस ऑक्सीजन से ऐसे जोड़ दिए। क्यों क्यों जोड़ रहा हूं भाई? इसलिए जोड़ रहा हूं कि भाई यहां से बॉन्ड टूटा है ना, यहां से बॉन्ड जो टूट रहा है तो ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा ना, और यहां से ये जो बॉन्ड टूट रहा है तो इसलिए ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। तो पहली बात समझ आई बेटा, ये कार्बन और ऑक्सीजन क्यों बॉन्ड बना रहे हैं आप इसमें? बोलिएगा। जी सर। अच्छा, अब जी ये जो सर, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 के साथ C डबल बॉन्ड O भी तो लगा हुआ है बेटा, ये मैंने दिया। अब कार्बन नंबर 1 से नीचे आ जाओ, ये CH2 लगा हुआ है, ये CH2 लगाया बेटा इधर, फिर CH3 है, सॉरी फिर तीसरा जो है CH2 लगा हुआ है, ये CH2 आ गया इधर। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3। फिर चौथा कार्बन बेटा ये आ रहा है CH2। फिर बेटा ये पांचवा कार्बन जो है ना, ये CH है, CH ऐसे। लेकिन पांचवें कार्बन के साथ एक CH3 लगा हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे ऐसे, ये पांचवें कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ। तो अब आप देखो
स्केलेटल ऐसे बनाना है, बस स्केलेटल। ये स्केलेटल है भाई। बेटा आपने एग्जाम बनाना, ये बना कर आओगे। अब बेटा आगे आ जाए। बेटा ये हो गया ना, ये नहीं हुआ? जी। यस सर, हो गया। Student monitors the reaction 2 using the infrared spectroscopy. Reaction 2 क्या है जी, देखते जरा जाकर पीछे। रिएक्शन 2 ये था कि जो N था ना बेटा, उसकी रिडक्शन हो रही थी। तो ये देखो, ये कीटोन में रिडक्शन हुई है, कीटोन में रिडक्शन हुई है, ठीक है। It is the progress of infrared spectroscopy 5.1 to test why it is to distinguish between N5 हाइड्रोक्सीहेक्सानोइक एसिड। अच्छा बेटा 5 हाइड्रोक्सीहेक्सानोइक एसिड, तो ये लिखा हुआ मैंने ऊपर ना, ये तो चले आ गया हाइड्रोक्सीहेक्सानोइक एसिड। एन पता है क्या है? एन ये है बेटा, एन भी आपको बता देता हूं। एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4, ये बेटा एन है। आप जरा इन दोनों मॉलिक्यूल्स को देखिएगा, इसको भी और इसको भी। कह रहे कि अगर आप इनका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें तो आपको इसमें डिस्टिंग्विश करने में क्या प्रॉब्लम आएगी। देखो दोनों में आपको आप अगर पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा एन में, जी। और क्या 5 हाइड्रोक्सी हेक्सानोइक एसिड कार्बोक्सिलिक है या नहीं है? तो क्या इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स की एब्जॉर्प्शन सेम रीजन में आएगी या नहीं आएगी? यस सर, सेम Yes, रीजन sir. में आएगी। तो आप लिखेंगे कि एब्जॉर्प्शन विल ओवरलैप, एब्जॉर्प्शन विल बी सेम, या एब्जॉर्प्शन विल बी सिमिलर। ओवरलैप करेंगी, एक बात, क्यों ओवरलैप करेंगी उसकी रीजन बताएं। बोथ हैव सेम बॉन्ड्स या सिमिलर इन्वायरमेंट, बोथ हैव सेम बॉन्ड्स। बेटा एक जैसे बॉन्ड्स होने की वजह से देखो ना, इसमें भी कार्बोनाइल है ना बेटा, एन में कार्बोनाइल है तो कार्बोनाइल तो यहां भी आ रहा है, तो इसलिए इनमें ओवरलैपिंग हो रही है। दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से जो दोनों का स्पेक्ट्रम है वो सेम आ रहा होगा। तो इस तरह के बड़े प्रॉब्लम होते हैं बेटा आईआर में। फिर आप किससे हेल्प लेते हैं? हमारे पास और टेक्निक होती है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, उससे हम हेल्प लेते हैं। लास्ट पार्ट पर आ जी बेटा, अननोन लेक्टोन क्यू। आपको पता है लेक्टोन उसने कहा है कि साइक्लिक एस्टर होते हैं, ठीक है, साइक्लिक एस्टर। तो इसका जो बेटा मैस स्पेक्ट्रम आ रहा है ना, एम प्लस पीक 72 पर आ रही है, एंड दिस इज द एमआर ऑफ लेक्टोन। आपको पता है ना एम पीक एमआर होती है। एम प्लस 1 पीक किस वजह से आती है पता है? कार्बन 13 की वजह से। एम प्लस 1 पीक किस वजह से आती है? कार्बन 13 की वजह से। देखो ना, एक नंबर बढ़ गया। अगर कार्बन 12 होगा तो एमआर 72 है, अगर एक कार्बन 13 होगा तो एमआर 73 है। अच्छा दूसरा देखिए, इसमें आगे उसने अबंडेंस बताई हुई है। एम प्लस पीक की अबंडेंस कितनी है? 95.5, और एम प्लस 1 पीक की अबंडेंस कितनी है? 3.15। तो यूज दिस डेटा टू डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ क्यू, शो योर वर्किंग। देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला याद करवाया था, n इज इक्वल टू 100 divided by 1.1 into abundance of m plus 1 peak divided by abundance of m plus peak। ये बेटा फॉर्मूला याद कर लो। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू m प्लस 1 पीक की क्या अबंडेंस है अभी? 3.15, और m प्लस पीक की क्या अबंडेंस है? 95.5। तो n आपके पास क्या आएगा? सॉल्व कीजिएगा जरा।
3, N क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका 3 मतलब आ ये रहा है। हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो Q है ना बेटा, ये साइक्लिक एस्टर है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, स्ट्रक्चर क्या होगा, और इसका MR भी आपको पता है बेटा, इसका MR है 72। अब आप देखो 3 कार्बन तो हैं, ये समझ आ गया। ये बताओ एस्टर में ऑक्सीजन कितने होते हैं? एस्टर में 2। 2 2 ऑक्सीजन होते हैं, C डबल बॉन्ड ONO। तो बेटा आपको ये 2 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन का आइडिया नहीं है, अभी समझ आ जाएगी बेटा। इसका MR निकाल लो, 3 कार्बन और 2 ऑक्सीजन का, 3C2O। तो कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, तो 12 3 36 32 कितना हो गया भाई? 36 to 32 68। बेटा कितने हाइड्रोजन होंगे फिर? 72 होना चाहिए टोटल। 4। 4 हाइड्रोजन। तो बेटा आपके पास फॉर्मूला तो आ गया, C3O2H4। आपने साइक्लिक एस्टर बनाना है, क्योंकि उसने कहा हुआ है ना इलेक्ट्रॉन्स आर साइक्लिक एस्टर, पहली लाइन उसने ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो 3 कार्बन का साइक्लिक एस्टर कैसे बनेगा? ये O, ये O, ये देखें, ये साइक्लिक एस्टर हो गया। आपने स्केलेटल बनाना है तो बस इस तरह बना दीजिएगा, बस ये साइक्लिक बन गया आपका एस्टर। ठीक है जी। सर ए कितने पे सेट किया आपने? जी बेटा ए कितने पे सेट किया आपने? समझ नहीं आई मुझे। सर ए ग्रेड आपने कितने पे दिया बच्चों को? बेटा इसका तो अभी मैंने पेपर चेक किए हैं अभी। आपको पता है स्कूल का अपना सिस्टम होता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना इसमें मिनिमम, अच्छा इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो है ना मेरी क्लास में 59 3-4 बच्चों के हैं, ठीक है। लेकिन आप देख लें अगर आपके मार्क्स इसमें 47 बन रहे हैं ना, 47, तो ये ए ग्रेड होगा 47 पर। अब कल बेटा अभी आपको मैं एक और स्कूल का मॉक सेंड करता हूँ, कल उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है। ये देखे ना भाई, 85 बच्चों से स्टार्ट हुआ था, 34 रह गए अभी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।